बस शुरू करो एक मिनट। Yes, good evening everyone. क्या हाल है? शुभ संध्या. How are you all? Good evening, good evening. कैसे हो रहे सब लोग? तो आज हम लोग हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम. क्या हाल है? आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की. आवाज में बोलो भाई. Have you attended worksheet of distance and displacement? तुम लोगों को पिछले क्लास में थ्योरी कंप्लीट करा दी थी. हाँ देखते हैं अभी देखते हैं. तुम लोगों को थ्योरी जो है कंप्लीट करा दिया था बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं. तुम लोग मैच करो है ना, क्या क्या बनाना है. तो इसमें सब सवाल नंबर 1 में आप तो उठाओगे स्टूडेंट्स, शक्ल तो देखो कौन कौन बना रहा है. हाँ वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर इज राइजिंग ग्रेजुअली एक्सपोनेंशियली है ना. ठीक है चलो बहुत बढ़िया. वेरी गुड. ऑलमोस्ट सबका आ गया. ऑलमोस्ट आसान भाषा में सबका आ गया. देख सवाल है सर, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस. ठीक है, तो देख जैसे मान ले पार्टिकल टी को 0 पे यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, लेट्स से क्लॉकवाइज से जा रहा है. सर्कल का जो रेडियस है 20 मीटर है ना, 10 मीटर सॉरी नॉट 20 मीटर इट इज. ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है? इफ इट कंप्लीट्स 2.5 कितना रिवोल्यूशन, कितना चक्कर मार रहा है? 2.5 चक्कर मार रहा है. कितना? 2.5 रिवोल्यूशंस. तो पूछ रहा है बता पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस. ठीक है, तो देखो एक्चुअली में डिस्टेंस होता क्या है? इट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. बॉडी जिस पाथ को फॉलो करता है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, दैट इज व्हाट इज डिस्टेंस. ठीक है, तो आप ध्यान से नोटिस करें. एक चक्कर मारा कितना, सर्कल की सर्कमफरेंस कितनी 2 पाई आर. एक और चक्कर मारा 2 पाई और कवर कर लिया. अब बचा 0.5 रिवोल्यूशन. 0.5 का मतलब होता है आधा रिवोल्यूशन. आधे में कितना एडिशनल डिस्टेंस चलेगा? पाई आर. समझ आया ना? तो देखो इधर देखो, ये देख एक चक्कर मारा 2 पाई आर, वन मोर रिवोल्यूशन. ठीक है, एडिशनल डिस्टेंस 2 पाई आर. अब आधा रिवोल्यूशन मतलब वो सेमी सर्कल जा रहा है दोस्त, है ना. तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? सर्कमफरेंस का आधा, 2 पाई आर का आधा, दैट इज पाई आर. ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 पाई आर. अब इसकी जो वैल्यूज हमें गिवन है वो चिपकाते हैं. तो देख पाई की वैल्यू सबको पता है, आवाज नहीं है. पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 दैट इज 3.14. आवाज नहीं है ना, तो बोलो भाई. क्लियर? पाई सबको पता है? नहीं, बच्चे को पता है. ठीक है, बचपन से पता है. ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और आर मान लो. तो इसी को तुम लोग सॉल्व करके देखोगे, इसी को तुम लोग चेक करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है भाई, अब देख ये डिस्टेंस हो गया. अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइन पॉइंट्स. तो ऐसे सवालों में जब भी अपने को डिस्प्लेसमेंट पूछता है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई स्टार्टिंग एंड फाइन पॉइंट्स ऑफ द बॉडी. और उन स्टार्टिंग एंड फाइन पोजीशंस का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. तो देखो पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है, ये सब इनिशियल पॉइंट हो गया है ना. ये देख एक चक्कर, दो चक्कर, 2.5 चक्कर, 2.5 चक्कर है ना. 2.5 रिवोल्यूशन होता है चक्कर है ना. ठीक है, सो 1 2 2.5
दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज फाइन पॉइंट एंड एक्चुअली मैन दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। भाई फंडा क्या होता है, जब भी अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, ठीक है, वी जॉइन स्टार्टिंग एंड फाइन पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ एन एरो। एरो का है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, एरो का है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, सर्कल की डायमीटर क्या है, ये देखो ये सर्कल का रेडियस है, ये भी सेम सर्कल का सेम रेडियस है, r प्लस r दैट इज 2r, ठीक है। तो r की वैल्यू जो गिवन है उसको चिपका दें, ठीक है भाई साहब, समझ आ गया, क्लियर है, किसी को डाउट तो पूछना, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है, किसी को कोई डाउट तो पूछना, ठीक है भाई साहब। सेकंड वाले में बोलो भाई, हाथ उठाओ, रेज हैंड्स, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हाँ हाथ उठाओ तो मुझे पता चलेगा, ठीक है, कौन कौन से बच्चे शक्ल तो देखो भाई, कौन कौन से बना रहे हैं, हाँ चल वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। एक मिनट देखो अगला वाला जो सवाल है आसान सा सवाल है, पर्सन, ऐसे कई सारे तुम लोगों को सवाल मिलेंगे, ठीक है, इसमें जो है इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल मिलेंगे कि आदमी इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो बता डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कितना, ठीक है, तो सब लोग ध्यान दें, ये देखो ये बेसिक डायरेक्शंस हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ, ठीक है, बेसिक डायरेक्शन सबको पता है। और ये जितने भी डायरेक्शंस होते हैं, ऑल दीज डायरेक्शंस दे ऑलवेज लाई इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ओनली, दैट्स इट, ठीक है। ये देखो ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये है नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर नहीं होता है, वो हमारे व्हाइट बोर्ड की जो प्लेन है वो वर्टिकल है, and therefore it apparently appears that north is vertically up or south is vertically down, ऐसा होता नहीं है, होता क्या है तुमने बता दिया है ना, ये देख नॉर्थ मतलब ऐसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये देख ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ये देख ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, तो नॉर्थ ऐसा है, साउथ ऐसा है, ऐसा क्या है वर्टिकली अप, ऐसा क्या है वर्टिकली डाउन, ठीक है, फंडे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो पर्सन ट्रेवल्स 4 मीटर नॉर्थ, ठीक है, तो आदमी को भाई साहब पहले 4 मीटर नॉर्थ चलाते हैं, ओके, ये देखो 4 मीटर नॉर्थ चला दिया, तो स्लाइड है दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा सा, चलो बैक कर दी, ठीक है, तो आदमी मान ले यहां से स्टार्ट करता है और 4 मीटर नॉर्थ चले एंड 3 मीटर अलोंग वेस्ट, उसके बाद 4 मीटर चलने के बाद उसने 3 मीटर टर्न मारा किधर, टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है भाई, तो देखो वेस्ट, वेस्ट मतलब इधर है, चल नहीं इधर है, अच्छा 3 मीटर किधर चला, वेस्ट की तरफ, ठीक है, पहले 4 चला किधर नॉर्थ, फिर 3 चला किधर, एक्चुअली में क्या है, अगर आप थोड़ा इसको फील लेने की कोशिश करें, जीवन में फील आना बहुत जरूरी है, एक बार फील डेवलप हो गया तो गाड़ी चल पड़ेगी, ठीक है, तो देखो फील लो, ये देख एक्चुअली में 4 मीटर नॉर्थ मतलब ऐसा नहीं ऊपर जा रहा है, बोर्ड में देखकर तो यही लग रहा है ना, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, कैसा है दिखा रहा हूँ, देख ये देखिए ये 4 मीटर ऐसे चला चला, फिर 3 मीटर वेस्ट में चला, ये ऐसे ऐसे, तो एक्चुअली में पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, 4 मीटर इधर चला और फिर ये देख 3 मीटर इधर चला, ऐसा है, ठीक है। अब देखो तो पूछना बता वर्टिकल का डिस्टेंस क्या है, तो सीधा सीधा है ना, तो डिस्टेंस निकालने में कोई फाइट नहीं है, डिस्टेंस सीधा सीधा दोनों निकाल सकते हो, डिस्टेंस है क्या, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, टोटल पाथ, तो देखो यहां से यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक की लेंथ, ठीक है, तो देखो दिस इज 4 एंड दिस पार्ट इज 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, क्लियर, इट इज 7 मीटर, समझ आ रहा है। अब बचा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट्स, देख यहां से जर्नी शुरू हुई, जर्नी बिगिंस फ्रॉम दिस पॉइंट है ना, तो दिस इज इनिशियल पॉइंट, ये क्या है, और ये मान ले फाइन पॉइंट, ये क्या है, ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, स्टार्टिंग एंड फाइन पॉइंट को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो, देख जस्ट ज्वाइन स्टार्टिंग एंड फाइन पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ एन एरो, देख इस एरो का जो लेंथ होगा ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो आसान है, देख क्या कर, इस रेक्टेंगुलर ट्रायंगल में पाइथागोरस मान लो, तो क्या तुम लोगों को ये पता है जितने भी ये सक्सेसिव डायरेक्शंस होते हैं ये सारे के सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आवाज नहीं आई, ये सुनो, ये जितने भी सक्सेसिव डायरेक्शंस हैं क्या ये सारे के सारे डायरेक्शंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, क्या ये बात तुम लोगों को पता है, जैसे ईस्ट है नॉर्थ है परपेंडिकुलर, हाँ हाँ समझ आ रहा है, नॉर्थ है वेस्ट है परपेंडिकुलर, वेस्ट है साउथ है परपेंडिकुलर, साउथ है ईस्ट है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो सबको पता ही, देख जितने भी ये सारे सक्सेसिव डायरेक्शंस, ये देख ईस्ट है नॉर्थ है परपेंडिकुलर है ना, ये देख वेस्ट है नॉर्थ है परपेंडिकुलर, सबको पता है, वेस्ट है साउथ है परपेंडिकुलर है ना, साउथ है ईस्ट है परपेंडिकुलर, सॉरी, ठीक है, तो देखो जब तुम्हें पता चल गया कि ये है ना नॉर्थ है, ये देखो है ना, ये नॉर्थ है वेस्ट है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये एंगल कितना है 90, तो डायरेक्टली क्या करें स्टार्टिंग में ट्रायंगल में पाइथागोरस निकाल दें, तो ये हाइपोटेनस निकल आएगा, जो भी हाइपोटेनस आएगा वही रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो रूट ऑफ 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ में आ रहा है सबको,
क्लियर है? आसान आसान से, हाँ, शुरुआत वाले जो सवाल हैं वो आसान से, आखिरी वाले जो सवाल हैं वो ज्यादा आसान है। नहीं, सवाल की दो ही कैटेगरी होती है ना, या तो आसान है ज्यादा आसान नहीं, टफ तो होता ही नहीं है फिजिक्स में। बोलो, डू यू एग्री विद दिस? ठीक है, तुम लोग बोलते नहीं, चलो ठीक है। तो राइट, जिनका जिनका नहीं बना है वो छापते चले, और जिनका जिनका बन गया है वो लोग आगे बढ़े हैं। जिनका जिनका नहीं बना है छापते चले, ऐसा नहीं कि नहीं बना तो छोड़ दिया, ठीक है, छापते चलना है, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट में, बोलो भाई। हाँ हाँ बनाए, हाँ 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 हाँ, झंडे थोड़े से कम दिख रहे हैं, हाँ नहीं ठीक है ठीक है, झंडे वापस से आ गए, 14 14 14, चलो अच्छा, वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक, आज देखते हैं देखते हैं, ठीक। तो सवाल नंबर थर्ड में, एक मिनट, एक मिनट बता रहा हूँ। देखो सवाल नंबर नेक्स्ट में, सवाल नंबर थर्ड बोलता है पर्सन ट्रेवल्स 4 मीटर लॉन्ग ईस्ट, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं क्या है। देखो बेसिक जो डायग्राम डायरेक्शंस का है वो अपने दिमाग में पिक्चर छपी होनी चाहिए, ईस्ट की तरह, वेस्ट की तरह, नॉर्थ की तरह, साउथ की तरह, ठीक है। अब देखो कितना कितना हाँ हाँ कितना कितना चल रहा है, किन किन डायरेक्शन चल रहा है। देखो जैसे पहले उसको 4 मीटर ईस्ट में चलाते हैं, ठीक है भाई साहब, तो 4 मीटर ईस्ट मतलब इधर चल गया, ठीक है। फिर टर्न करा 2 मीटर नॉर्थ में, तो ठीक है भाई, देख 2 मीटर ये देख नॉर्थ में टर्न करा दिया, ठीक है। उसके बाद बोलता है फाइनली इट इज मूविंग, पर्सन इज मूविंग, ही इज मूविंग 5 मीटर लॉन्ग वेस्ट, तो अब किधर जा रहा है, वेस्ट। देखो ईस्ट मतलब इधर जाता है, वेस्ट मतलब उल्टा जा रहा है, देखो तो ये देखो 4 मीटर ईस्ट, 2 मीटर नॉर्थ, फाइनली 5 मीटर लॉन्ग वेस्ट डायरेक्शन। तो एक्चुअली में ये है पर्सन का स्टार्टिंग, है ना, और ये है उनका फाइनल, ठीक है भाई। तो वही पूछ रहा, बता पर्सन का डिस्टेंस कितना है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आसान सवाल है, ठीक है, आजा देखते हैं। तो देखो लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस। डिस्टेंस सबसे आसान है। देखो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो जो भी आपको पाथ डिफरेंट डिफरेंट देख रहा है सबको उठा के जोड़ दे, टोटल डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। देख ये 4, ये 2, ये 5, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पर्सन द जर्नी इज 4 + 2 6 + 5 कितना, ठीक है भाई, ओके। अब रहा सवाल डिस्प्लेसमेंट का, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने की अप्रोच हुई है क्या, स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करा दे विद द हेल्प ऑफ एन एरो। एरो को लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, एरो की हाइट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखिए ये स्टार्टिंग है, ये फाइनल पॉइंट है, दोनों कनेक्ट करा दे विद द हेल्प ऑफ एन एरो, हां। इस एरो की जो लेंथ है, इस एरो की जो लेंथ होगी दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल आया इसको निकालें कैसे। तो सिंपल ज्योमेट्री है ना, बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री है। तुम लोग क्या करो, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक नॉर्मल खींचो, क्या कर रहे हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ओवर दिस लाइन, है ना। ये देख इस पॉइंट से इस लाइन पे एक मैंने नॉर्मल खींच दिया, ठीक है, खींच दिया। अब देखो तो जैसे ही आप परपेंडिकुलर खींचोगे, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये अगर साइड 4 है तो क्या ये भी पट्टी 4 हो जाएगी। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है, आवाज नहीं है, ये सुनो, यस सर। परपेंडिकुलर खींच दिया ना, हाँ हाँ समझ रहा है? अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचोगे, ठीक है, तो ये पार्टी और ये पार्टी दोस्त बराबर होगी ना। ये देखो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, और ऑफ कोर्स ये 2 है तो ये तो 2 हो गई होगा, है ना। ये देखो परपेंडिकुलर जैसे आप डालेंगे तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी, और ये 2 है तो ये 2, और ये 4 है तो ये 4। अब देखो अब तुम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि हमने, है ना, परपेंडिकुलर गिरा है, ये एंगल 90। अब देखो पूरा 5 है, इसमें से 4 चला गया, ठीक है, पूरा 5 है, इसमें से 4 चला गया, तो ये पार्टी क्या हमें 1 मीटर की मिलेगी। ये सुनो, हाँ 5 है, 4 हटा दिए, कितना हो गया 1, और ये तो खैर ये और ये बराबर है 2 ईच, है ना। तो अब देख इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस घुमा दे तो ये हाइपोटेनस निकल आएगा,
और जो भी हाइपोटेन्यूस आएगा वही रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट के मैक्सिमम। पॉसिबल है, ठीक है। तो देख, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोल, अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेस स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ठीक है सर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 दैट इज क्लियर। अब अच्छे सवाल शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो हम लोग सवाल बनाए आसान आसान सवाल, पता है ना अब ज्यादा आसान शुरू हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब भाई साहब सवाल नंबर नेक्स्ट में अपना आंसर है सवाल नंबर ये सर, यस। अब देखो झंडे मुझे कम देखना शुरू हो गए, बोलो बना है क्या 71.72.3 और दिस इज 30 रूट 5 1 2 3 4 5 6 7 8 झंडे कम हो गए 9 9 बढ़ गया। चलो अच्छा अरे देखते हैं देखते हैं देखते हैं, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। और इस सवाल के तुम लोगों को यू नो एक नहीं दो नहीं 3 मेथड बताऊंगा, कितने राइट जो पसंद आए वो रख लेना, एक नहीं दो नहीं पूरे 3 ठीक है। आजा देखते हैं, अच्छा सवाल है, ठीक है। प्रोपेशन समझें, कई सारी अप्रोच, ठीक है, तुम लोगों को बताऊंगा। आओ देखते हैं क्या होगा। देखो सवाल नंबर, आसान सवाल है, वैसे आसान सवाल बनना चाहिए, है ना, पूरी बन रहा है। आओ देखते हैं सवाल नंबर, आसान भी है वैसे आजा देखते हैं। देखो सवाल नंबर 4 में बोला, ये देखो ये डायरेक्शन के रेफरेंस के लिए हम लोग सवाल बना लेते हैं इस तरह से। नॉट आदमी को चला रहा है 30 मीटर नॉट, किधर चला रहा है, ओके 30 मीटर, ठीक है भाई साहब 30 मीटर नॉट चला गया, मतलब ऐसे नहीं जा रहा एक्चुअली में, ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक मिनट रुको ये गड़बड़ कर रहा है, जस्ट मिनट, जी सर अभी ठीक है। तो देखो इसमें बोलता है 30 मीटर नॉट, मतलब ऐसे नहीं जा रहा है वैसे जा रहा है, ठीक है। बट ऐसे हम बोर्ड में बना नहीं सकते, हमारा बोर्ड कैसा है, ठीक है वर्टिकल, तो ऐसे बना नहीं सकते, बोर्ड बोलेगा क्या कर रहा है ठीक है। तो देखो 30 मीटर नॉर्थ चला है, देन 30 रूट 2 इधर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब सुनो सुनो सुनो, नॉर्थ ईस्ट मतलब एग्जैक्टली इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इधर विद ईस्ट डायरेक्शन और विद नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो यहां से 30 रूट 2 उसने चलाया नॉर्थ ईस्ट, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 इधर विद ईस्ट और विद नॉर्थ, ठीक है। तो पर्सन का ये रहा स्टार्टिंग और ये रहा उसका फाइनल पॉइंट, ठीक है भाई, ओके। अब देखो लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस, डिस्टेंस आसान है, तुम लोग निकालोगे ऐसा नहीं, ठीक है। डिस्टेंस सीधा सीधा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, सारे ज्ञान देख रहे हो, उठा के जोड़ दे, ठीक है। ये देख तो दिस वन प्लस दिस वन का काम। अब देख बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या किए होंगे, है ना बच्चा पार्टी गलती क्या करती है जो अपने को नहीं करनी, नहीं 30 प्लस 30 रूट 2 60 रूट 2 छाप लिया, बहुत सारे लोग, यही तो सिली मिस्टेक्स होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग फ्लो में, है ना, जोश जोश में, हाउस में जोश 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 में क्या है ना, ये देख 30 प्लस 30 रूट 2 उन्होंने साथ चिपका दिया 60 रूट 2 व्हिच इज रॉन्ग, इनकरेक्ट समझ ना भाई। 60 प्लस 60 रूट 2 कब आता है, जब 30 रूट 2 प्लस 30 रूट 2 करता है, इट वोंट बी 60 रूट 2, ऐसे 30 प्लस 30 रूट 2 थोड़ी होता है रे, उसमें 30 बाहर निकालना पड़ेगा। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, यही छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि यू नो इन द सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है, अनलेस एंड अंटिल जब तक उन कांसेप्ट्स को, उस थ्योरी को, उन फॉर्मूला को यू नो प्रॉब्लम्स में अप्लाई ना करो, ठीक है। और यू नो पढ़ने का तुम लोगों को मेथड भी बताता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चों की आदत क्या होती है, किसान बुक खोली, है ना, डीसी पांडे खोली, है ना, एससी वर्मा साहब को खोला, है ना, सिंगेज खोला, है ना, अनुराग मिश्रा खोला, है ना, या हमारा मॉड्यूल खोला, तो क्या करते हैं, है ना, एक एक सवाल धीरे बनाते हैं, सवाल पढ़ रहे हैं, पढ़ने में 5 मिनट लग गए, है ना, समझने में 10 मिनट लग गया, सॉल्व करने में 15 मिनट लग गया, लगा पड़ा है बनाई के छोड़ेंगे, है ना, आधा घंटा हो गया बनी बनाया, ऐसा नहीं। जब घर में आप यू नो प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें, इट शुड ऑलवेज बी अ टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस, ठीक है। देख जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जेई है, नीट है, दे आर ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। एग्जाम टेम्परामेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल। जैसे जेई का पेपर मैं तुम्हें घर में सॉल्व करने को दे दूं आसानी से हो जाएगा, बट वहां पे जाके 3 घंटे में यू नो अंडर प्रेशर परफॉर्म करना, अपने आप को प्रूव करना, इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स, लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ हार्ड वर्क।
ठीक है, तो ये जैसे कई बार जैसे तुम लोग टेस्ट दे रहे हो, अभी तो खैर बहुत कम टेस्ट हुए हैं, ठीक है, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा, समझ आया ना, कि पेपर छूट जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ योर स्पीड, आता हुआ सवाल छूट जा रहा है। इससे खराब बात, इससे बुरी बात क्या हो सकती है, सवाल आ रहा था लेकिन स्पीड ना होने की वजह से छूट गया। एक बार स्लीव मैसेज करके चले आते हैं, नहीं जैसे ये वाला स्लीव मैसेज हो रहा है 30 + 30√2 फ्लो में 60√2 छाप दिया, 3 आ रहा है 30 चिपका दिया, तो कुछ भी मतलब ए ऑप्शन है सी ऑप्शन चिपका दिया, कुछ भी है ना। तो उसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है दोस्त, क्या, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। ये क्या है, आप जब भी प्रैक्टिस कराएं इट शुड ऑलवेज बी अ टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। 1 घंटे का आप अलार्म लगाएं, ठीक है, घड़ी में, मोबाइल में, वैसे मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है, मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन की चीजें बहुत रहती है, ठीक है, 2 साल अपने को बस थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ठीक है, तो देख ऑप्शन अपने पास क्या है, 2 साल जम के मेहनत कर ले और लाइफ टाइम ऐश कर। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 साल ऐश कर ले, लाइफ टाइम स्ट्रगल कर। चॉइस इज योर, ठीक है, बिकॉज लाइफ इज योर्स। 2 साल जम के मेहनत करना है, बाकी ये सब काम करने के लिए जीवन पड़ा है, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टा, ठीक है, ठीक है, यारी दोस्ती, मतलब समझ रहा ना। ठीक है ना, तो 2 साल के लिए बस थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, 2 साल की मेहनत है, राइट, 2 साल जम के पढ़ाई करी ना, राइट, तो फिर जीवन में जो करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, पेरेंट्स भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, पेरेंट्स खुद बोलेंगे, है ना, छुट्टियां मना के आओ, मोबाइल लेंगे, ठीक है, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो देख सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप जो है 1 घंटे का, ठीक है, अलार्म लगाएं, ठीक है, मोबाइल में लगा दे, ठीक है, घड़ी में लगा दे, 1 घंटे का अलार्म लगाएं, 1 घंटे में मान ले 20 क्वेश्चन तुम पिक करते हो, धीरे धीरे कम से शुरू करो, ठीक है, धीरे धीरे कम से स्टार्ट कर, 20 करो, फिर 25 बनाओ, फिर धीरे धीरे स्पीड बनाओ। तो 1 घंटे में वो 20 क्वेश्चन बनाए, बनाने के बाद देन यू एनालाइज कितना राइट है कितना रॉन्ग है, गलती हो रही, क्यों हो रही, कहाँ हो रही, कौन सा कंसेप्ट मिस कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला मिस कर रहा है, तो उससे क्या होगा, दोनों चीजें तुम्हारी इंप्रूव होगी, समझ है ना, ये तुम्हारी स्पीड है वो भी बढ़ेगी। और ये जो सिली मिस्टेक्स है, ठीक है, तो ये राइट फ्रॉम फर्स्ट डे तुम्हें ये सब चीजों पे काम करना है ना। आईटी में जो या नीट में जो रिजल्ट्स आते हैं वो ओवरनाइट नहीं आते हैं, है ना, ये आपके 2 साल की कंसिस्टेंट मेहनत है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 2 साल की पूरी कंसिस्टेंट मेहनत है। अच्छे क्वेश्चन होना चाहिए, आप डिफरेंट प्रोफाइल के सवाल बनाएं, है ना, जैसे मैंने बोला था 1 घंटे में 20 सवाल बनाना है, तो ऐसा नहीं है तुमने एक ही फॉर्मूला पर 20 सवाल बना लिए, v बराबर u प्लस टी, इस फॉर्मूले के तुमने 20 सवाल, डज नॉट फाइंड एनी सेंस। 20 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के, इसमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लगे, जैसे मैं क्विज देता हूँ, तुमने क्विज अच्छे से अटेम्प्ट किया, हर सवाल में डिफरेंट लॉजिक लग रहा है, आज एक तुम लोगों क्विज पोस्ट किया, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हैव यू अटेम्प्टेड दैट क्विज, एक क्विज पोस्ट किया तुम लोगों ने, क्या बात है, इतनी जल्दी कर लिया। हाँ 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 हाँ, बाकी लोग, हाँ हाँ अटेम्प्ट किया है क्या, नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आज तो मैंने पोस्ट किया है, ठीक है, आज कल परसों में निपटा देना उसको, है ना, फ्राइडे को हम लोग उसकी एक डाउट क्लास अरेंज कर लेंगे, ठीक है, हाँ हाँ आधा कर लिया, हाँ बहुत अच्छी, वेरी गुड, ठीक 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 ठीक, है ना, तो कर ले उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्विज आप देख पा रहे हो, हर एक सवाल में अलग अलग लॉजिक लग रहा है, अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के आपको सवाल बनाने हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये तुम 5 क्वेश्चन बना रहे हो, तो पांचों अलग अलग प्रोफाइल के हैं, किसी में कोई लॉजिक लग रहा है, किसी में कोई लॉजिक लग रहा है, अब देख इसको तुम लोगों को अलग अलग मेथड्स बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लग रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के आप सवाल बनाएं। देखो लोग बोलते हैं आईआईटी जे इज डिफिकल्ट एग्जाम, मैं बोलता हूँ इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम, इट्स अ डिफरेंट एग्जाम, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ डिफरेंट एग्जाम इन व्हिच यू नीड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अप्रोच, समझा ना, योर अप्रोच मस्ट बी वेरी सिस्टमैटिक, बिल्कुल सिस्टमैटिक जाना है, सिस्टमैटिक चलोगे तो आईआईटी जेईई से आसान कोई एग्जाम नहीं है। यस दैट्स ट्रू, ठीक है, बस कंडीशन वही है, देखो तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ, प्रोवाइडेड तुम मेरे हिसाब से काम करो, जितनी मेहनत मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना उतनी मेहनत मुझे करके दिखाओ, सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ। ऐसा है, जितनी मेहनत मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतनी करो, उससे ज्यादा कर, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है भाई। जिन बच्चों के सिलेक्शन होते हैं और जिनके नहीं होते हैं उनमें एक ही डिफरेंस है, क्या, हार्डवर्क का, हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस, ठीक है। किसी दिन समय मिलेगा तुम लोग को थोड़ा सा एक एक इंटरैक्टिव सेशन अरेंज करूंगा, जो हमारे प्रीवियस आईआईटी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनसे एक तुम लोगों का इंटरैक्टिव सेशन अरेंज करेंगे, तो वो तुम लोगों को और अच्छे से गाइड करेंगे,
ठीक है कि कैसे कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की थी, क्या क्या उनको डिफिकल्टीज है ना फेस करने को मिली, और हाउ दे ओवरकेम दोस प्रॉब्लम्स, दोस डिफिकल्टीज। ठीक है, तो वो तो अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं तुम्हारे साथ है ना शेयर करेंगे और अच्छे से आइडिया लगेगा। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जो है टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करना शुरू करें, और हाँ, और एक रूटीन बना ले, एक शेड्यूल बना ले, मेक अ प्रॉपर शेड्यूल कि साहब आपको दिन में कम से कम 3 घंटे फिजिक्स के लिए निकालने हैं। और ये 3 घंटे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि साहब कोचिंग मिला के, स्कूल मिला के सब, नहीं भाई अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल, अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग, कम से कम फिजिक्स के लिए 3 घंटे डिवोट करना है। जैसे आप मान के चलो कि 24 घंटे में से आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी है, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स। उस 6 घंटे में whatever you study, you have to spend at least 50% of your time for physics। 6 में से 3 घंटा फिजिक्स निकालो, ठीक है। बाकी 2 घंटे मैथ्स के लिए निकाल दे। केमिस्ट्री आसान होता है बच्चों का, और उसको कॉन्फिडेंस रहता है। केमिस्ट्री आसान भी रहता है, उसमें उतनी ज्यादा मेहनत होती नहीं क्योंकि वेरिएशन नहीं बनता है। मैथ्स में भी क्या थोड़ा सा प्रैक्टिस से कमांड आ जाता है। फिजिक्स में क्या है वैरायटी ऑफ जो प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स बनते हैं, वेरिएशन बहुत होते हैं। अभी तो हम लोग शुरू नहीं किया है, जैसे लॉस ऑफ मोशन में स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग लगा देगा, ब्लॉक लगा देगा, पुली लगा देगा, स्प्रिंग लगा देगा, फोर्स लगा देगा, रोलिंग करा देगा, तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स लगती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप एक मॉड्यूल पकड़ लें, एक बुक पकड़ लें, बेस्ट है। बाकी तो भाई जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस बना सकते हैं उतने कम है ठीक है, ऐसा है। तो 1 घंटे का आराम लगाएं और उसमें 20 क्वेश्चन बनाएं, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे जेईई मेंस क्या है, हर बार पैटर्न चेंज करते रहता है। पहले 1 घंटे में 30 क्वेश्चन आते थे, फिर उसने इस बार लास्ट टाइम 25 कर दिया, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो चेंज करते रहता है, कभी 20 डालता है, कभी 25 डालता है, कभी 30 डालता है, इस तरह से। जैसे नीट में 1 घंटे में 45 क्वेश्चन हिट करने हैं, तो उसके हिसाब से तो प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे बढ़ाओ। 1 घंटे में 20 क्वेश्चन, फिर 25, 30, 40 और इस तरह से, हाँ, ठीक है। तो उससे दोनों चीजें आपकी इंप्रूव होंगी, जो स्पीड है वो धीरे बढ़ेगा, और जो स्लीप में सेट करते हो धीरे धीरे रिड्यूस होंगी, ठीक है। आ जाए फटाफट आ जाए। तो देख तो पहला और जो बेसिक मेथड है, अच्छा डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे थे, तो दिस इज 30 into 1 प्लस, तो देख 30 into 1 प्लस √2 की वैल्यू छाप दे। √2 मतलब 1.41। 4 इसी को तुम लोग सॉल्व करके देखोगे, किसी को आंसर उड़ गया कितना है, तो देख ले जो भी है, इसको तुम लोग चेक करके देखना, चेक करके देखोगे, देख ले। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक बहुत आसान सा तरीका है कि साहब स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट्स को आप ज्वाइन करा दें विद हेल्प ऑफ एन एरो। स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट को एरो से कनेक्ट कर दें। एरो का जो लेंथ होगा ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को। थोड़ा सा मैं तुम लोगों को हिंट दे रहा हूँ, एक बार ट्राई मारना देख। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से खींच रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से भी खींच रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्ट डिस्टेंस इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींची, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींची। अब एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ, या ऐसा सोच यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर करा रहा हूँ, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ओवर दिस। ये देख, ये एक परपेंडिकुलर करा दिया, मतलब ये एंगल 90, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये देख हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये एंगल कितना हुआ 90। मैं मान लेता हूँ लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, है ना, दिस डिस्टेंस इज y, समझ रहा है। तो देख इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा cos थीटा घुमा के x और y निकालते हैं क्या। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल sin थीटा घुमा दे, cos थीटा घुमा दे, वहां से x निकल आएगा, y निकल आएगा। फिर ये बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस निकल आएगा, इसका परपेंडिकुलर निकालेगा, पाइथागोरस घुमाते हैं, तो ये हाइपोटेनस निकल आएगा। और ये जो हाइपोटेनस आएगा यही रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को। एक बार ट्राई मार, ठीक है, एक बार तुम लोग जस्ट गिव इट ट्राई, एक बार बता रहा हूं, ठीक है, एक बार ट्राई मारो, बता रहा हूं।
चलो भाई बोलो बनाए। आज देखते हैं। तो इसमें जो है, तो मैंने तुम लोगों को ये बोला कि ये जो छोटू सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है छोटा वाला, इसमें sin थीटा cos थीटा घुमा के x और y पहले निकालते हैं। देखो तुम लोग अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा घुमाते हो, बोलो भाई आवाज नहीं आई, ये सुनो हम आगे, ये देखो sin थीटा कितना हो जाएगा, ये देख, ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है भाई, हाइपोटेनस कितना है 30√2। अब देख sin 45 कितना पड़ता है 1/2, तो यहाँ से आप y अपना कितना निकल आएगा, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो तुम लोग। इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा चिपका दे तो वहां से x निकल आएगा, ठीक है। देखो cos 45 की वैल्यू आवाज नहीं आई, आना तो बोलो भाई, ये सुनो समझ पा रहे हो तुम लोग। ये देख cos 45 कितना है, ये देख बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है x, हाइपोटेनस कितना है 30√2, cos 45 कितना है, तो यहाँ से x की वैल्यू भी तुम लोग देख पा रहे हो बराबर आ रही है। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, अपने को ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अब ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल ट्रायंगल है उसमें अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बड़े वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल का बता सकते हो बेस कितना होगा और ये पूरा परपेंडिकुलर कितना होगा, बोलो। बड़ा वाला जो रेक्टेंगल ट्रायंगल है, आवाज नहीं आई कोई तो बोलो, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल ट्रायंगल उसका बेस बताओ, उसका परपेंडिकुलर बता। सब पहले बेस लेट्स स्टार्ट विद द बेस, हाँ पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेस। ये देख तो ये भाई साहब x है तो ये भी x हो जाएगा, परपेंडिकुलर गिरा है ना, ये देख ये परपेंडिकुलर गिराएगा तो ऑब्वियस ही बात है ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी, है ना, ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, है ना, तो परपेंडिकुलर बेस कितना हो गया x, x मतलब कितना, ठीक है भाई। अब बता परपेंडिकुलर कितना होगा, हाँ परपेंडिकुलर 60, हाँ वेरी गुड। ये देख ये भाई साहब 30 है तो ये भी 30 हो जाएंगे, समझ नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा है ना, ये देख इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर गिरा है तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी ना, ये 30 है तो ये भी कितनी होगी 30, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये y प्लस 30 कितना हो जाएगा, y प्लस 30, तो y कितना है बोल, वो भी 30 है, तो 30 प्लस, बोलो भाई क्लियर है। अब देखो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, अब पाई तो कहते हैं हाइपोटेनस निकल आएगा, जो भी हाइपोटेनस आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट के मैक्सिमम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम क्या हम फाइनली ये लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ क्या, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर कितना 30 का स्क्वायर, और देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर, ठीक है भाई, बोल 30 स्क्वायर कितना होता है, 60 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, तो ये पार्टी कितनी होगी, आंसर इज 10√45। वैसे चाहो थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हैं, है ना, इसको आप चाहें तो 9 into 5 ले सकता है, 9 का रूट 3 आ जाएगा, तो 10 into 3√5 है ना, तो दैट इज 30√5, क्या दोनों करेक्ट है, ऐसे भी लिखेगा तब भी करेक्ट है और ऐसे लिख सकते हो तब भी करेक्ट है, आंसर इज 30√5, क्लियर। ये पहला मेथड है, सो आप ले दो और मेथड्स हैं, ठीक है, एक तुम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट मेथड बताता हूँ, ठीक है, ये तो काफी लंबा हो गया नहीं, बोरिंग भी हो गया नहीं राइट। अब तुम लोगों को एक डिफरेंट मेथड बताता हूँ और उस मेथड का नाम है कॉस रूल इन द ट्रायंगल। अब तुम्हें समझ में आएगा कि फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल्स क्यों पहले करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्यों करते हैं, वेक्टर क्यों करते हैं, अब तो समझ में आएगा। तो तुम लोग याद आ रहा हो एक ट्रिग्नोमेट्री का हम छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा जिसको बोलते हैं कॉस रूल इन द ट्रायंगल, कोई तो बोलो आवाज नहीं आई, फार्मूला बोलो, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कॉस रूल, a² + b² - c² / 2ab। हाँ बहुत सही, वेरी गुड, बाकी लोग भी बोला और तुम लोग बोलते नहीं। आइए देखते हैं, तो देखो इसमें जो है इतना लिख लिया, एक ऑल्टरनेटिव तुम लोगों को अप्रोच करता हूँ, इस सवाल को साहब हम लोग अब कॉस रूल से बनाने वाले हैं। तो कॉस रूल इन द ट्रायंगल तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ है, डू यू रिमेंबर दिस फार्मूला, ठीक है भाई। ये देख cos थीटा बराबर a² + b² - c² अपॉन 2ab। इसमें ध्यान बस ये रखते हैं कि ध्यान रखना क्या है मतलब a और b जो रहते हैं दे आर साइड्स एडजेसेंट टू एंगल थीटा, a और b क्या होते हैं, साइड्स एडजेसेंट टू एंगल थीटा, समझ पा रहे हो, और जो c रहता है इट इज अ साइड व्हिच इज ऑपोजिट टू द एंगल थीटा। ये देख a और b थीटा की एडजेसेंट साइड्स, आजू बाजू वाले, आजू और बाजू ठीक है, और c इज द साइड व्हिच इज ऑपोजिट टू एंगल थीटा। अब देख इस कॉस रूल को इस सवाल में कैसे घुमाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालने के, डिस्टेंस तो आसान है उसमें थोड़ी कोई मेथड लगेगा, डिस्टेंस तो सीधा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग अलग अप्रोच हो सकती है, देख है ना। तो देखो ये इतना जो ट्रायंगल है मैं ये अलग से बना रहा हूँ, ठीक है, इतना जो ट्रायंगल है वो मैं अलग से चिपका दे रहा हूँ। ये देख आपका टारगेट है साहब ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, अपना टारगेट क्या है दोस्त, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये पार्टी 30, ये पार्टी 30√2, क्या कोई मुझे ये एंगल बता सकता है, अब नहीं, कैन यू गिव मी दिस एंगल,
135। हाँ, बोला करो, बोला करो। हाँ, बाकी लोग भी बोल सकते हो, तुम लोग बोलते नहीं हो, बोला करो, क्यों नहीं बोलते हो? इधर देख इधर देख, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये पूरा एंगल कितना है, तो देख, ये देख, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, पूरा एंगल कितना 190, और ये पार्टी पता है 45, तो 90 + 45 पूरा, ये पूरा एंगल कितना है 135, 90 + 45 दैट इज सीधे। अब देखो, अब ये सारी वैल्यू मैं इसमें चिपका रहा हूँ, देखो थीटा की वैल्यू 135 डाल दे, ए और बी एडजेसेंट वाले कौन कौन से, इसकी वैल्यू ए छाप दे, इसकी वैल्यू बी छाप दे, ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, कौन सा ए लेना है कौन सा बी लेना है, सी का बस ध्यान रहे, ठीक है, थीटा के ऑपोजिट वाला साइड, तो देख मैं रख रहा हूँ, है ना, ये देखो, आवाज नहीं, ये सुनो, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये देख थीटा की वैल्यू 135 और 30 स्क्वायर 30√2 स्क्वायर, और ये देख माइनस सी स्क्वायर, तो सी क्या है, थीटा के ऑपोजिट वाला साइड, तो सी मतलब एक्स, मुझे एक्स निकालना है, ये देख ये डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए इनटू बी, तो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, है ना, एडजेसेंट साइड्स, थीटा के एडजेसेंट साइड्स ए और बी, ऑपोजिट साइड सी, ठीक है, तो यहाँ पे cos 135 चिपका दे, एक्स निकल आएगा, तो एक्सप्लोर करना जीवन में, और कौन कौन से रास्ते हैं और कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, कोई रट्टा थोड़ी मारना है ठीक है, पता है ना, योर अप्रोच मस्ट बी वेरी फ्लेक्सिबल, कभी इस मेथड से बना ले, कभी इस मेथड से बना ले, तो बोला ना कि हमें कैसे पता चलेगा किस सवाल में कौन सा मेथड ज्यादा सही है, इट विल कम ओनली थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो हमें पता चल जाएगा, हाँ अरे इसमें ट्रिग्नोमेट्री घुमा दे तो आसान आ जाएगा, इसमें कॉस रूल घुमा दे तो आसान आ जाएगा, इसमें वेक्टर घुमा दे तो आसान आ जाएगा, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगा, पता है ना, जितना ज्यादा सवाल बनाएगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 135, बोलो भाई, यस cos 135 कितना, सब -1/√2। हाँ -1/√2, देखो cos 135 को लिख ले, तो देख 180 - 45 and use a formula of cos of 180 minus theta which is minus cos theta, do you remember the reduction formula, तो यही तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है फिजिक्स में, ये देख, अब सोचिए ये सब नहीं पता तो फिर कैसे बनाएगा सवाल, है ना ये देख ट्रिग्नोमेट्री तो यूज है, ये देख फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है, ये देख फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री तो यूज हो रही है, और क्या है ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, सब टूल्स हैं जिनकी हेल्प से फिजिक्स आसान हो जाती है, इसलिए उनको बोला जाए मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, है ना, तो देख cos 180 minus theta minus cos theta, तो cos 180 minus 45 minus cos 45, cos 45 कितना होता है, तो cos 135 आ गया, अब यहाँ पे चिपका दे, बोलो सुकून कितना आएगा, बोलो भाई कितना क्लियर है सबको, देखो इसका स्क्वायर 900 और इसका स्क्वायर 900, √2 का स्क्वायर 2, और है ना जो भी है, और 30 30 900 हो जाएगा 2 √2 जो भी है, ठीक है भाई, √2 ऐसे बढ़ा सकता है ना, ये तो है ना 1800, ये 900, ये 1800, ठीक है, छोटा, तो अब देखो ये इधर बचा -1, ये हो जाएगा, बोलो भाई ध्यान रखिए, नहीं 9 + 18 हो जाएगा 27, और इधर वाली तो ये इधर हो जाएगा -1800 इज इक्वल टू 27, अब थोड़ा इधर उधर पलटी उल्टी मार ले, पलटी पलटी मार दे, बोलो 18 + 27 कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, हाँ ये तो वही आ रहा है √4500, ये देख डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, √4500 दैट इज 30√5 कितना, तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, क्या किसी ने इस सवाल को इस मेथड से बनाया, क्या किसी ने इस सवाल को इस मेथड से बनाया था, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, इसको भी छाप लो छाप लो छाप लो, ऑर्डिनेटो मेथड है, हाँ हाँ ऑर्डिनेटो मेथड है, छाप ले छाप ले छाप ले, मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये मेथड इससे बेटर लगा होगा, दिस इज मच मोर टाइम कंज्यूमिंग एक्चुअली, है ना, तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे बहुत समय लग रहा है, यहाँ पे देख 2 लाइन में आ रहा है, वो समझाने के लिए इतना टाइम लगता है कि हाँ भाई cos है ना 135 कैसे कैसे निकालोगे, समझ है ना, cos 135 कैसे कैसे निकालोगे, फिर कॉल, ठीक है, बाकी इससे तो कहीं ज्यादा आसान है ठीक है, जल्दी आ रहा है, छाप लो, एक और मेथड बताता हूँ तुम लोगों को, एक और मेथड बता रहा हूँ, इसको छापना,
अब इसी में इसी सवाल का तुम लोगों को एक और अप्रोच बताता हूँ। वैसे तुम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़े हो, उसका फिजिक्स में एप्लीकेशन तो क्लियर हो, है ना? ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, ठीक है, वेक्टर्स का यहाँ पे यूज क्या है। अब तुम लोगों को एक तीसरा मेथड बताता हूँ यूजिंग वेक्टर्स। भाई वेक्टर्स पढ़े हो मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, उसका फिजिक्स में क्या यूज है अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? ध्यान सुनना। देखो ये वाला ट्रायंगल, यही वाला जो ट्रायंगल है ना, इधर देख, ये ऐसा बना रहा हूँ ऑल्टरनेटिव मेथड, ठीक है? तीसरा मेथड, ध्यान सुनना। सर कितने मेथड बताओगे भाई, अब तो बख्श दो। अरे सुन तो सही, एक्सप्लोर करना जीवन को, रट्टा थोड़ी मारना है कि सवाल आया तो ऐसे करना। अरे भाई बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, एक सवाल हो एक रास्ता थोड़ी होता है बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। सुन इधर देख, 30 है 30√2, ठीक है, और ये पार्टी वैसा 40 और तुम्हारा दोस्त टारगेट था ये देख क्या, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना था, ये डिस्प्लेसमेंट। अब वेक्टर्स का यूज है, देख आदमी 30 नॉर्थ गया, 30√2 नॉर्थ ईस्ट गया, पर्सन का ये है डिस्प्लेसमेंट। अब देख ध्यान सुनना, क्या वेक्टर्स का यहाँ पे मजेदार इन्वॉल्वमेंट है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है? भाई साहब डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हो, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं मान लेता हूँ ये वेक्टर कुछ x1 है, ये मैं मान लेता हूँ वेक्टर कुछ x2 है, तो क्या ये वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं दिख रहा है? यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, देख दिस वेक्टर इट शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जस्ट यूज द फार्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब होता है दोस्त वेक्टर का वेक्टर सम, वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन। दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो अगर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जस्ट यूज द फार्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। व्हाट इज द फार्मूला? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। इसलिए हम लोग मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले करते हैं। दिस इज द यूज ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स। हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल, देख लेंगे उसको भी देख लेंगे, ठीक है चल तो देख, अब देखो यहाँ पे a और b क्या होते हैं? दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। थीटा क्या रहता है? इट्स एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है? सोच समझ के कोई बताए, देख a की वैल्यू तो 30 चिपकाएंगे, b की वैल्यू 30√2, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 30, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 30√2। कोई बताए, सोच समझ के बोल, कोई बताए व्हाट शुड बी थीटा हियर? सोच के बोल, 135 डिग्री। सोच के बोल, मैंने क्या बोला? सोच के बोल मैंने क्या बोला? सोच के बोल 45 डिग्री। हाँ, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। मैक्सिमम जनता यहाँ पे थीटा चिपका रही होगी 135, इट इज एक्चुअली में 45। यही तो गलतियां जो अपने को नहीं करनी है, यही तो सीखना है जनता फ्लो में थीटा क्या रखेगी ठीक है? अब देख, अब वेक्टर्स का यूज है, क्या यूज है? ध्यान सुनना यूज दोस्त ये है कि तुम लोगों को जब मैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पढ़ा रहा था तो वहां पे थीटा क्या बताया था? वेक्टर्स के बीच का एंगल हम तब देखते हैं व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल। क्या, ध्यान से देखो, क्या ये दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड हैं? नो दे आर नॉट। क्या कनेक्टेड हैं? ये देख, इस वेक्टर की हेड जा रही है, इस वेक्टर की टेल जा रही है ना। जब उनको आप टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तब उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होता है इट इज कॉल्ड एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस करें, ये देखो कुछ नहीं करना, इस वेक्टर को उठा के और लेंथ की पैरेलल डिस्कस कर दे। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ऑन डिस्प्लेसिंग एनी वेक्टर पैरेलल टू इट्स लेंथ, वेक्टर कांस्टेंट रहता है। ये देखो वेक्टर है, उसको लेंथ की पैरेलल डिस्कस कर दिया, वेक्टर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, अनचेंज रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। ये देखो, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, तो ये वेक्टर सेम वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। नाउ जैसे तुमने डिस्कस कराया, नाउ दीस टू वेक्टर्स दे हैव बीन जॉइंड टेल टू टेल। ये देख, ये इसकी टेल, ये इसकी टेल। अब इनके बीच का ये जो स्मॉलर एंगल दिख रहा है दिस एक्चुअली थीटा। अब सोचो ये थीटा कैसे निकाला जाए? अब देखो, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, अरे ईस्ट का डायरेक्शन है ना, हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है साहब? नॉर्थ का डायरेक्शन है। तो ईस्ट और नॉर्थ सारे डायरेक्शन हमें पता है ना भाई, परपेंडिकुलर होता है। तो पूरा एंगल कितना? 90, इसमें 45 डाले तो थीटा साहब आएगा 90 - 45, दैट इज 45। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, ये बस अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है। थीटा को गलती से भी 135 नहीं चिपकाना, जैसे यहाँ पे चिपका दिया था। यहाँ पे थीटा क्या रखना है? इट इज 90 - 45, दैट इज 45। बाकी a की वैल्यू 30 डाल दे, b की बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं कितना।
तो रिजल्टेंट हो जाएगा कितना बोलो, a स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 30√2, ठीक है भाई, प्लस ट्वाइस a into b into cos of थीटा मतलब 45। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना बोलो, 30 स्क्वायर 900 और ये कितना, ठीक है भाई साहब, सिंपल कैलकुलेशन कुछ है नहीं, ये देखो 30 स्क्वायर 900, ये 30 स्क्वायर 900 है ना, √2 का स्क्वायर 2 2√2, ठीक है, और 30 30 900 और ये cos 45 1/2, ये √2 बढ़ा दे तो ये भाई साहब कितना बचेगा बोलो, 900, ये हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा कितना 1800, 18 18 36 प्लस 9 कितना होगा, हाँ ये तो वही आ रहा है दैट इज 30√5। ये देखो, तो ऐसे भी सवाल को सोचा जा सकता है, अमेजिंग मेथड्स में, ठीक है। तो बस ध्यान ये रहे, जब आप वेक्टर का फंडा इन्वॉल्व होता है तो वहां पे थीटा में गलती होती है जो अपने को नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। छापो छापो छापो, इतना छापो। हाँ स्पर्श यादव, कुछ डिफरेंट मेथड लगाया क्या, बता बता, अनम्यूट कर, क्या मेथड से लगाया? सर नहीं सर, गलत था वो, अभी देखा। अच्छा चल ठीक है, इतना छापे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो भाई इतना छाप लिया, चल आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट। तो उसमें जो है ये भी अच्छा सवाल है, सवाल नंबर नेक्स्ट में बोलो भैया, हाथ तो उठाओ, किसी का है? यस, हाँ 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 बना, झंडे भाई साहब कम देख रहा मुझे। इसमें जो झंडे हैं 1 2 3 4 5, चलो 5 बच्चे बनाए, वेरी गुड। आज देखते हैं, चलो अच्छा सवाल है, देखते हैं। तो इसमें जो है सवाल नंबर नेक्स्ट में सवाल नंबर, अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। पहले भाई साहब रेफरेंस के लिए डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट है वेस्ट है, ठीक है, बता रहे हैं कौन सा डायरेक्शन किधर, ठीक है। अब देखो, मान ले आदमी 10 मीटर ये से भागता है, 5 मीटर, ठीक है बनाते हैं। देखो तो पहले भाई साहब आदमी को चलाओ 10 मीटर ईस्ट, ओके, फिर टर्न हुआ 5 मीटर नॉर्थ, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, 5 मीटर नॉर्थ भाग गए। अब ये इंपॉर्टेंट है, रूट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पता है, इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट है ना, ये देख, इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट कितना है, रूट टू कितना है भाई, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री है ना, इधर विद इस डायरेक्शन और विद नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो पर्सन का सर ये है स्टार्टिंग और ये है सर फाइनल पॉइंट, ठीक है भाई, ओके। अब देखो जैसे मान लिया डिस्टेंस पूछता है तो आसान है, डिस्टेंस निकालने की कोई फाइट नहीं है ना, डिस्टेंस निकालना, ठीक है ठीक है, आसान है, वोंट टेक मच टाइम, ठीक है, हलवा है हल आराम से ये देख। तो भाई साहब डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ पाथ उठा के जोड़, 10 है प्लस है 5 प्लस है √2, ठीक है भाई, ऐसे लिख ले, या √2 की वैल्यू चिपका दे ये सब पता है तुमको, √2 कितना, √3 कितना पता है, √2 1.414, √3 is 1.732, सबको पता है ना, तो 1.414 तो कितना आएगा, ठीक है भाई साहब,
अब देखो डिस्प्लेसमेंट, ये इंटरेस्टिंग है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला। तो अप्रोच वही है, स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट पकड़ पकड़ के ज्वाइन कराते हैं एरो के हेल्प से। देख स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट को सब मैं कनेक्ट करा रहा हूँ एरो की हेल्प से, ठीक है। इस एरो की जो इस एरो की जो लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को। सवाल वही है, हाउ टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द सम। तो इसमें भी वही 2-3 मेथड है, ठीक है। इन लोगों को कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन दो जो सबसे बेसिक मेथड वो बताता हूँ, ठीक है। देखो एक ट्रिग्नोमेट्री की अप्रोच है और दूसरा वही वेक्टर की अप्रोच है, दोनों मेथड्स बताता हूँ। वैसे वेक्टर वाली अप्रोच जो है वो बहुत सॉलिड अप्रोच है, तुड़ो अप्रोच है वेक्टर वाली जो अप्रोच है। तुम लोग जब भी डिस्प्लेसमेंट का सवाल है ना, तो वेक्टर वाली अप्रोच अभी जो बताने वाले, इस वाले ये वाले नहीं, ठीक है। तो जैसे पिछले वाले में क्या था, 2 ही वेक्टर थे। अब 2 वेक्टर में हमें रिजल्ट निकालना आसानी से आता है, रूट ऑफ ए को, लेकिन यहाँ पे 3 वेक्टर है, ठीक है। बता रहा हूँ, पहले तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से बताता हूँ सवाल को। ट्रिग्नोमेट्री के अर्थ कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। जैसे पिछले केस हमने ज्योमेट्री डी करके निकाला था, ये देख आपको ये निकालना है, तो आपको कैसे भी एक बड़ा सा रेक्टेंगल ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस हॉरिजॉन्टल को आगे बढ़ाया है ना, और इस हॉरिजॉन्टल को आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर तो वैसे ही काम है जैसे पिछले वाले में किया था, ठीक है। तो ये देख ये परपेंडिकुलर गिरा दिया परपेंडिकुलर, ओके। अब देखो ये इसको अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाली लेंथ x है, ऑब्वियस बात है ये x होगा तो ये भी तो x होगा, है ना। परपेंडिकुलर गिरा है ना, देख परपेंडिकुलर गिरा है तो ये पार्टी बराबर होगी, है ना। अच्छा ये वाला कुछ मैं y मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, इसको इधर चिपका देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने इधर चिपका दी, ठीक है। अब देखो इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में sin थीटा cos थीटा घुमा के x और y निकाल ले। फिर ये बड़ा वाला रेक्टेंगल ट्रायंगल निकाल ले, उसमें बेस निकाल ले, परपेंडिकुलर निकाल ले, एंड यूज पाइथागोरस हाइपोटेनस निकालेगा। जो भी हाइपोटेनस आएगा वही रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, आजा देखते हैं। सॉल्व बता रहा हूँ, सुन। तो पहले ये छोटू सा ट्रायंगल देखो, इसमें आप cos थीटा और sin थीटा घुमाएं। बोलो भाई, समझ पा रहे हो तुम लोग? ये देख cos थीटा, ये देखो cos 45 क्या लिखेगा, ये देख बेस अपॉन हाइपोटेनस। समझ पा रहे हो तुम लोग? cos, हाँ, ठीक है। ये देखो cos 45 क्या है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इतना है, हाइपोटेनस इतना, रूट को cos 45 होता है कितना है 1/√2, ठीक है भाई। तो x इतना आ गया। उसी तरह से इन द सेम रेक्टेंगल ट्रायंगल sin थीटा क्या हम ये रख सकते हैं, ये सुनो sin 45 कितना होगा, ये देख परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस y/√2, ठीक है भाई। तो देखो sin 45 कितना हो गया, तो y कितना आ गया, ये सर x और y आ गया। अब तुम लोग ये ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल ट्रायंगल है उसको पकड़ सकते हो। तो बड़े वाले में जल्दी बता, व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस। तो पहले परपेंडिकुलर में आ जाते हो। तो देखो यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डाला, ये 90 तो है ना परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो मतलब पक्की बात है, ये साइड बराबर नॉर्मल खींचे ना, तो ये और ये देखो ये बराबर, ये 5 है तो ये भी ठीक है भाई 5। तो पूरा कितना होगा परपेंडिकुलर, y+5 कितना हो जाएगा 6 बार। अब देखो y हम लोग निकाल चुके इतना 1, तो ये कितना हो जाएगा 1+5 कितना 6 मीटर कितना आ गया। अब जल्दी बता बेस कितना होगा, तो बेस तो ना देख रहा है, ये देखो पूरा बेस। तो ये पार्टी है 10, ये कितना है x कितना है 10+5। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, हाँ बैटिंग बता देना, कोई डाउट तो पूछ लेना। ये देख ये 10 + x है ना, और x कितना हम लोग निकाल चुके 1, ठीक है भाई तब ओके। आओ तो देखो परपेंडिकुलर आ गया, हाँ बेस आ गया। अब ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस घुमा दिया, यूज पाइथागोरस इन दिस बिगर रेक्टेंगल ट्रायंगल, है ना। तो बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस निकल आएगा, जो भी हाइपोटेनस आएगा वही रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को। तो मैं पाइथागोरस चिपका रहा हूँ, तो √ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस देख बेस स्क्वायर, ठीक है भाई 6 स्क्वायर + 11 स्क्वायर। 6 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है भाई साहब 11 स्क्वायर कितना हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। तो ये तो बेसिक मेथड है, ये क्या है बेसिक मेथड। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जो बेहतरीन मेथड है। और जनरली इस तरह के सवालों में तो मैं वही मेथड घुमाना, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है। एक लाइन का मेथड बताता हूँ, एक लाइन लिखो निपटाओ खत्म, ठीक है। चलिए पहले सोच आप ले, फिर तुम लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, वही वेक्टर वाला मेथड, ठीक है। कितना हो गया, ये सब इतना छाप लिया, आगे बढ़े। अब तुम लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ,
और एक्चुअली मैं उसी मेथड से अपने को इस प्रोफाइल के जो सवाल है उनको हैंडल करना है, ठीक है। आ जाओ इधर देखो। तो हाँ अब देखो क्या होता, आप ध्यान से देखें भाई, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, फिर ये डिस्प्लेसमेंट है, और फिर ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, अपना टारगेट है साहब ये डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो फिर से सोच क्या ये डिस्प्लेसमेंट इन तीनों डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट है अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे ट्रायंगल नहीं चलेगा, अरे तीन थोड़ी है, तीन से ज्यादा है, जब तीन से ज्यादा आते हैं तो वहां पे बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन, समझ रहा ना। ये देख 10 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10, पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। ट्रायंगल नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। तो देख अगर दो वेक्टर्स होते जैसे पिछले वाले सवाल में था, खचा खचा कैसे गया था, तो वहां पे हमने डायरेक्टली दो वेक्टर का रिजल्टेंट घुमा दिया था। अब दो से ज्यादा होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए तो मैथमेटिकल टूल्स पहले पढ़ाया जाता है फिजिक्स के पहले, कि तो पता रहे हाँ भाई दो वेक्टर हैं तो ऐसे रिजल्टेंट निकाल लेंगे, दो से ज्यादा है तो ऐसे निकाल लेंगे, कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करके फिर हम लोग निकालते हैं। तो नो बताया हुआ है, जब भी सवाल में दो से ज्यादा वेक्टर हैं तो कैसे निकालते हैं, हर एक वेक्टर को अलग अलग से कंपाउंड की फॉर्म में स्प्लिट करते हैं और सबको जोड़ देते हैं। रिजल्टेंट का मतलब ही क्या होता है, वेक्टर्स का वेक्टर सम, वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन। देखो मेरी बात सुनो, मैं मान लेता हूँ सब ये वेक्टर x1 है ना, ये देखो ये वेक्टर x2 है ना, और ये देखिए ये वेक्टर मान ले x3, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर होगा उसको मैं लिखूंगा साहब ठीक है। अब तो मैं असलियत में वेक्टर्स का यूज क्या है यहाँ पे वो समझ में आएगा, क्लियर होगा। दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब देखो अगर 1D वाले वेक्टर्स हैं तो डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और अगर किसी एंगल पे है तो कंपोनेंट लेते हैं sin थीटा cos थीटा घुमाते हैं। लिख रहा हूं तुम लोग दिमाग लगाना, ठीक है, लिख रहा हूं हर एक वेक्टर को ठीक है। देखो x1, लेट्स स्टार्ट विद x1, क्या मैं x1 को ये ले सकता हूं, आवाज ये, क्या हम x2 को ये ले सकते हैं, है ना, तो बोलो भाई, क्या हम x3 को ये ले सकते हैं, बोलो यस बना लो, रूट सॉरी रूट 3 रूट, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो लोग, एक झटके में हो गया, बस बच गई बैंड सवाल की, एक लाइन में आ गया खत्म, टैक हो गया। सुनने आंसर कैसे लेकर, देख 1D वेक्टर है तो कोई फाइट नहीं है, सीधे सीधे घुमा दे भाई। 1D वेक्टर में हम लोग ये तो घुमाते हैं, क्या घुमाते हैं, देखो यूनिट वेक्टर पड़ता है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड या वेक्टर हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो देखो इस वेक्टर को अपने को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसका देख ले मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन देख यूनिट वेक्टर कितना है, मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 10, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना आई क्या x एक्सिस है ना, अच्छी बात। अब देखो वेक्टर x को क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना 5, इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कितना j का, आवाज नहीं आई, ये सुनो इसे पता है ना सबको, इधर i कैप इधर j कैप इधर माइनस i इधर माइनस j, ठीक है। तो देखो ये दोनों 1D वेक्टर थे 10i 5j। अब तीसरा वाला वेक्टर, इसके लिए तुम लोग अप्रोच बताइए, देख √2 cos 45 प्लस i √2 sin 45 प्लस j, भूल गया वेक्टर्स में ये सब हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं, डू यू रिमेंबर, ये देख √2 cos 45 प्लस i इधर 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 है ना, और √2 sin 45 प्लस j। तो जिनको नहीं चमका तो वो लोग है ना ऐसे समझ लें, ये डायरेक्ट हो गया, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट हो गया, जिनको नहीं चमका है उनके लिए, ठीक है ऐसे समझ लो। ये देखो ये √2 है, ठीक है, और 45 पे है, तो देखो a का थीटा का डायरेक्शन में क्या पड़ता है, a cos थीटा, ये तो पड़ता है a का थीटा का डायरेक्शन में कंपाउंड a cos थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर में a sin थीटा, समझ मारा ना, a का थीटा के डायरेक्शन में a cos थीटा, परपेंडिकुलर में sin थीटा, तो √2 का 45 के डायरेक्शन में √2 cos 45 है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है भाई। और वही लंबा चौड़ा मेथड होता है, इसको पार्शियली डिस्प्लेस करके यहाँ पे लगाते हैं, क्या करता है, इसको पार्शियली डिस्प्लेस करके यहाँ पे लगाते हैं, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाते हैं ना, फिर इनमें i और j चिपका देते हैं, ठीक है भाई, ये तो करते हैं। ये 1D वेक्टर हो गया ना, मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर आई, ये मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर j। अब तुम्हें ये वेक्टर चाहिए कौन सा, x3 मान लो ठीक है, तो ट्रायंगल ऑफ फैक्टराइजेशन घुमा दे, दिस वेक्टर इज दिस प्लस दिस, समझ पा रहे, तो दिस वेक्टर x3 इज इक्वल टू दिस √2 cos 45 i और प्लस दिस, वो डायरेक्ट लिख दिया, इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा, ठीक है, डायरेक्टली एक लाइन में निपटा, इतना सब करने का थोड़ी समय होता है इसमें, हां वो तो मैं समझाने के लिए बता दिया, हां भैया ऐसे करते हैं, a cos थीटा a sin थीटा पार्शियल डिस्प्लेस बनाओ, i लगाओ j लगाओ, समझा ना, ट्रायंगल ऑफ फैक्टराइजेशन को यहां पे डायरेक्टली घुमा देते, ये देख √2 cos 45 i √2 sin 45 j, बस हो गया, ठीक है। इसको बस थोड़ा सिंपलीफाई कर देते, 10i 5j cos 45 sin 45, ठीक है, 1/√2 each
ठीक है, रूट टू निपटा दे तो ये ना हो, दिस इज 10i प्लस 5j प्लस i प्लस, ठीक है भाई, तो 10i आई कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, और ऐसे 5j कितना हो जाएगा, तो ये आ गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले, हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अंडर रूट ऑफ i के ऑप्शन का स्क्वायर, j के ऑप्शन का स्क्वायर, k के ऑप्शन का स्क्वायर, रिमेंबर, तो वही सब वेक्टर के फंडे तो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब सोचो मैथमेटिकल टूल्स ना पढ़ा होता और हम लोग फिजिक्स शुरू कर देते तो ये सब कुछ चमकता ही नहीं, इसलिए तो हम लोग 1 महीने पहले, ठीक है, बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा है ना कमांड आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, और उसके बाद है ना देख देना फिजिक्स में एप्लीकेशन। तो अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इधर देखो अंडर रूट ऑफ i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर हो गया 121, 6 स्क्वायर हो गया 36, तो भाई साहब फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो, फाइनली आ गया अंडर रूट ऑफ ये है। यहां से भी तुमने ये देखो ये निकला है, बात समझ रहे हो ना, ये देखो मेथड नंबर 1 में भी हमने वही सब काम किया, ट्रिग्नोमेट्री से किया, लंबा चौड़ा जा रहा है, यहाँ से देखो तुम लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लंबा चौड़ा नहीं रही, एक लाइन में हो जाता है, वो तो क्या है तुम लोगों को समझाने के लिए इतना समझ आता है तुम लोगों को, हाँ बहुत समझाने के, हाँ भाई एक cos थीटा होता है कि नहीं, sin थीटा होता है कि नहीं, बोलो भाई तो ये सब करना बहुत समझ आता है, नॉट मोर देन 30 सेकंड्स, बनाने बैठे हो 30 सेकंड से ज्यादा का थोड़ी है, पता है ना, प्रैक्टिस कर तो तुम लोगों को भी आसान लगेगा, तुम बोलोगे सर आपके लिए आसान है, हमारी थोड़ी, अरे तो तुम प्रैक्टिस करो ना भाई, तो तुम्हें भी आसान पड़ेगा, बोलता हूँ ना, डेली कम से कम 3 घंटे आपको फिजिक्स को देना है, और डेली का आप टारगेट रखें 50 से 100 सवाल बनाने हैं, क्या बोल रहा हूँ, फिजिक्स में एवरी डे यू हैव टू सॉल्व 50 to 100 क्वेश्चंस पर डे, उतना बनाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, परफेक्शन आएगा ठीक है, ऐसा है, ठीक है भाई। अच्छा इस मेथड का फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, दोनों चीजें निकल आती हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेगा, डायरेक्शन भी निकालेगा, पहले इतना छाप लो, पहले इतना दो छापो, डायरेक्शन में बताता हूँ, जैसे मान लो सवाल में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पूछता है, तो बता कैसे निकालेगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो 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 देखो, बता रहा हूँ, एक भाई साहब ताजा ताजा डाउट आया, ठीक है भाई साहब, एक धुरंधर डाउट आया ठीक है, अब उसमें पूछ रहा है मेरे से, हाँ हाँ ध्यान सुना सब लोग, इधर देखो, अब उसमें पूछ रहा है कि ये जो लाइन मैंने खींची है, ये इस लाइन के ऊपर कैसे खींची है, हमें थोड़ी पता है ये लाइन इससे कोइंसाइड करेगी, बात समझ ना, वो पूछ रहा है कि ये लाइन इसको कोइंसाइड क्यों नहीं करेगी, हमें थोड़ी पता है कोइंसाइड कर रही है, हो सकता है इसके कोइंसाइड करे, या हो सकता है इसके ऊपर जाए उससे नीचे, हमें थोड़ी पता है, बात समझ ना, अरे भाई हमें थोड़ी पता है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की लाइन है इस लाइन से कोइंसाइड करेगी कि नहीं करेगी, तो हमें तो जनरल केस मान के चलना पड़ेगा ना, जरूरी नहीं है जितना एंगल ये लाइन बना रही हो उतनी एंगल ये लाइन बना रही है, ये लाइन तो हमें पता है 45, ये लाइन थोड़ी 45 बनाएगी थे तो इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि ये इसके कोइंसाइड करेगी, नहीं भाई, देखो तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है ये डाउट, देखो जैसे एक किसी ने डाउट पूछा, हो सकता है तुम दोनों ने भी गलती की हो ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये छोटी छोटी गलतियां आपने वो नहीं करनी है, हाँ ये देख, जैसे किसी ने बोला कि साहब आपने जो है जो डायग्राम बनाया वो ऐसा क्यों नहीं बनाया ठीक है भाई, ऐसे तो है, ये देख, ये भाई साहब 10 मीटर, ये भाई साहब 5 मीटर, ये √2 मीटर, ठीक है है ना, अब आप ये स्टार्टिंग है, ये फाइनल पॉइंट है, ये डिस्कशन हो गया, अरे भाई साहब मुझे ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन और ये √2 वाला कोइंसाइड कर रहा है, कौन बताने आया हमें थोड़ी बताता, हम तो जनरल केस मान के चलेंगे ना भाई, है ना भाई, इस लाइन की स्लोप अलग होगी दोस्त, इस लाइन की स्लोप अलग होगी, इस लाइन का जो एंगल है वो अलग होगा, और यहाँ से भी मैं जस्टिफाई भी कर दूंगा, ये जो रिजल्टेंट आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये देखिए ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल से 45 पे नहीं बना रहा है, जैसे कि ये लाइन बना रही है 45 पे, इसका एंगल डिफरेंट होगा, अभी बता भी दूंगा, तो हमें थोड़ी पता है ना कि ये जो लाइन जाएगी वो इसको कोइंसाइड करेगी या इसके ऊपर रहेगी नीचे, मैं तो जनरल केस मान के चलता हूँ, समझ आ गया डाउट, ऐसा है, ठीक है, अभी तुम लोगों को बता भी दूंगा कि ये जो रिजल्टेंट का एंगल आएगा ये 45 नहीं आएगा जैसा कि इसका है, तो अगर दोनों के एंगल बराबर होते तो वो कोइंसाइड कर जाते है ना, अभी मैं प्रूफ भी करके तुम लोगों को मैथमेटिकली बता दूंगा, ये सब थीटा दोनों का अलग हुआ तो वो कोइंसाइड नहीं करेगा, बोलो इतना हो गया, तो इस मेथड का एडवांटेज दोस्त ये है, छापिए ना उड़ा दूं,
इस मेथड का एडवांटेज ये है कि साहब मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही सकते हैं, इसके अलावा आप इस मेथड से रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। जैसे सवाल पूछने वाला अलग बात है, लेकिन पूछ तो सकता है ना, पूछता बता जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया उसका डायरेक्शन लिख, डायरेक्शन किधर है ठीक है। देख तो अब देख फिर से वेक्टर्स का यूज है, तो तुमने बताया हुआ है वेक्टर की डायरेक्शन देखने के लिए यू हैव टू प्लॉट दैट वेक्टर, ठीक है। बहुत आसान है खींचना, ये देख खींच रहा हूं, इधर देख 11 आई 6 इधर देख डायरेक्शन, तो देखो 11 आई मतलब कुछ ऐसा जाएगा, सारे वेक्टर फंडे यूज हो रहे हैं ठीक है, और प्लस इसे ऊपर खींच दे, माइनस ऊपर नीचे खींच दे, ये सो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर। अब ये यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन 10 प्लस 10 करेक्ट, ये वेक्टर आया जो 11i प्लस 6j को डिनोट करेगा, और एक्चुअली में 11i प्लस 6j क्या है, यही तो अपना डिस्प्लेसमेंट है दोस्त। तो ये डिस्प्लेसमेंट आया, मैं मान लेता हूं ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x एक्सिस से या ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है ना, ये मान ले रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ईस्ट से कुछ थीटा एंगल बनाता है, इस रेक्टेंगुलर ट्रायंगल में क्या tan थीटा की वैल्यू मैं ये चिपका सकता हूं। अब ये सुनो, तो वेक्टर फंडे पढ़ाया है इसका बनाऊंगा, ये देखो तो tan थीटा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 6, ये तो वैसे ही यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 6 into 1 कितना 6 एंड डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 11, और i क्या तो वैसे ही यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना 1 तो इसका कितना 11, तो इसका 6 डिवाइड बाय इसका 11, और थीटा को लिखने का मेथड तुमने बताया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। अब देखो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन देखो कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन कोई बताए नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेगा या ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेगा, सोच के बोल आवाज नहीं है, इस डायरेक्शन को नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेगा, ये नॉर्थ ईस्ट लिखेगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ ठीक है। तो ये देखो फिर से वेक्टर के फंडे लग रहे हैं, देख अब मेरी बात सुन, हाँ तो डायरेक्शन देख कैसे लिखेगा, क्या लिखेगा रिजल्टेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट is at an angle of tan inverse कितना है 6/11, जल्दी बोल क्या लिखेगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ, क्या लिखेगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, देख तूने बताया हुआ है बाद वाली डायरेक्शन से रीड होता है, दिस वेक्टर इज मेकिंग दिस मच ऑफ एन एंगल फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या दिस मच ऑफ एंगल फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉट फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट, तो इस तरह से डायरेक्शन लिखते हैं। और यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो आप, जैसे अभी किसी ने सवाल जो पूछा था ना कि साहब दोनों कोइंसाइड क्यों नहीं कर रही है, देख ये रिजल्टेंट की एंगल ये थीटा 45 थोड़ी आ रही है, देख रैंडम एंगल आ रही है, अगर ये 45 आता तो ये लाइन और ये लाइन कोइंसाइड कर जाती है। अब मेरे ख्याल से तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना, ये रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आ रही है ना ये 45 थोड़ी बना रहा है, ये तो ये देख कुछ भी रैंडम एंगल जो एंगल बना रहा है ना, तो हमें थोड़ी पता है कि भाई ये लाइन उसको कोइंसाइड करेगी नहीं करेगी, हम तो जनरल एंगल लेके मानेंगे, ठीक है, समझ आ गया, छाप लें, डायरेक्शन भी ले लो, वैसे पूछ नहीं रहा सवाल में बट पूछ सकता है, तो ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है, छाप लें। बोलो भाई आखिरी वाला बना क्या, आखिरी वाला भी अच्छा सवाल है, आंसर्स नहीं है तो हम लोग को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, आखिरी वाले में आंसर्स जो है अवेलेबल नहीं है, बताता हूँ सॉल्व। अच्छा सवाल, आखिरी वाला भी बढ़िया सवाल। देखो ये जो तुम लोगों को मेथड बताया, जितने भी वेक्टर्स के सवाल पूछे जाएं उनको तुम लोग ना इसी तरह से अप्रोच किया करो, क्योंकि जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला अप्रोच बताया वो तो सिर्फ 3 डिस्प्लेसमेंट के लिए एप्लीकेबल। देखो सुनो व्हेन टू यूज व्हिच मेथड, ये देख ये गया फिर इधर गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री आसानी से लगा सकते हो, हाँ भाई ये खींचा वो खींचा क्या क्या खींचा। अब मान ले इसी में मैं और गेम खेल लेता हूँ, इसमें बोलता है एक और डिस्प्लेसमेंट है, ये देख एक और डिस्प्लेसमेंट है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री इधर ही रह जाएगी कहां तक उसमें राइट एंगल ट्रायंगल खींचेगा। तो ऐसे सवालों के लिए ये बहुत ये दिस इज अमेजिंग मेथड, ऐसे सवालों के लिए वेक्टर मेथड ही घुमाना पड़ेगा, दिस इज एवरग्रीन मेथड, सदाबहार मेथड, कितने वेक्टर ले, इसको घटाक i, इसको घटाक j, इसको cos थीटा i sin थीटा j, इसको cos थीटा माइनस i sin थीटा माइनस a घटाक, इसको cos थीटा माइनस i sin थीटा प्लस a घटाक, दो लाइन में बढ़ जाएगा। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, समझा ना। तो जो हमने वो ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी वो सिर्फ 2 या 3 डिस्प्लेसमेंट के लिए एप्लीकेबल है, 3 से ज्यादा इसमें चिपकाएगा तो सब में बढ़ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे में वेक्टर्स आपके साथ खड़ा है हमेशा समझ आ रहा ना। तो ऐसे सवालों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही वाला मेथड काम करेगा, इसलिए हम तो वेक्टर्स पहले पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल मिलेंगे, अभी हम लोग लेवल 2 स्टार्ट करेंगे। हाँ देखते हैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी ध्यान रखें जब भी इस प्रोफाइल के सवाल मिले तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस मेथड ओनली, ठीक है।
अभी लेवल 2 में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, ये तो लेवल 1 बना रहे हैं अभी ठीक है, एडवांस लेवल उड़ाएंगे अभी, ठीक है। बढ़िया सवाल है उसमें, ये तो बेसिक बेसिक सवाल है राइट। तो अब देख आखिरी वाला भी अच्छा सवाल है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैच करना क्या है। सवाल नंबर नेक्स्ट में कुछ इस तरह से डायग्राम लेता है अपने को, ठीक है भाई साहब। तो ये देखो पहले तुम लोगों को डायग्राम समझाता हूँ, डायग्राम है क्या, कैसा डायग्राम है ठीक है। देखो एक इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास क्या है भाई, वी आर हैविंग एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन समझते हैं, द प्लेन व्हिच इज इंक्लाइंड इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड प्लेन। ये देखो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन, क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, वर्टिकल प्लेन है, ये क्या है, ये है इंक्लाइंड। इसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, इसी प्लेन को टिल्ट कर दे थ्रू सम एंगल, बन गया इंक्लाइंड प्लेन। तो देख फील आ रहा हूँ, फील है जीवन में फील आना बहुत जरूरी है ना ये देख ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, बॉडी यहाँ स्लाइड करेगी खचाक, है ना। फिर इसका इनकाउंटर हो रहा है एक यू नो सेमी सर्कुलर ट्रैक से, एक मान ले सेमी सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, ठीक है। सो बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई और फिर इस तरह करते हुए और अल्टीमेटली यहाँ तक चली गई, ठीक है। सुना, बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, सब वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। कैसा हो रहा है, द मोशन इज टेकिंग प्लेस इन अ वर्टिकल प्लेन। सवाल में गिवन होना चाहिए बस दिया नहीं, वर्टिकल प्लेन में मोशन, हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल में आप सोचें ऐसे गया खचाक, तो ऐसे गया खचाक, ऐसे नहीं जा रहा है वर्टिकल प्लेन में। ये देख ज़ूम डर इस तरह से, मतलब समझ रहा ना, इस तरह से जा रहा है, समझ रहा ना, इस तरह से और फिर ऐसे जा रहा है, वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रहा है। ये जो इंक्लाइंड है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है विद द हॉरिजॉन्टल, इस इंक्लाइंड का हाइट दिया हुआ है h और इस सेमी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। h गिवन है, r गिवन है, थीटा गिवन है, these are the parameter given to us, ठीक है। तो तुम्हें बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस h, r एंड थीटा ओनली, ठीक है। ओके तो मैं कुछ पकड़ लेता हूँ, जैसे मान लो ये डिस्टेंस कुछ x है, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कुछ y है, ठीक है। तो पहले x और y निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ h, इन टर्म्स ऑफ थीटा, sin थीटा cos थीटा tan थीटा कुछ घुमा के, ठीक है। तो देखो इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में क्या घुमाओगे, tan थीटा घुमा लेते हैं, क्या घुमाते हैं, क्यों घुमा रहा हूँ समझ आएगा। देखो आपको जो फाइनल आंसर लिखना है इट शुड बी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज। तो मैं क्वांटिटीज क्या क्या गिवन है, h गिवन है, r गिवन है, थीटा गिवन है, x थोड़ी गिवन है, y थोड़ी गिवन है, तो पहले वो निकाल, जब वो निकालेगा तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। आ जाए देखते हैं। तो देखो इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में अगर आप tan थीटा घुमाएं, समझ आ गया, ये देखो tan थीटा क्या है, ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ये बेस, ठीक है। तो यहाँ से आपका x निकल आएगा, कितना आएगा, x क्या हो जाएगा, h अपॉन tan थीटा, या लिख सकते हो h cos थीटा, एक ही बात है। ओके अब y निकालने के लिए sin थीटा घुमाते, क्या घुमा रहा है, ये देखो तो sin थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर h डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना y, यहाँ से y आ जाएगा कितना, h अपॉन sin थीटा, या चाहो तो लिख सकते हो h cos थीटा, क्या है भाई h, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस, डिस्टेंस आसान है यहाँ पे डिस्टेंस निकालना आसान। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ प्लस यहाँ से यहाँ तक का पाथ लेंथ, पार्टिकल तो इसी पाथ को जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से तक गया। तो देखो यहाँ से तक का लेंथ y माना है और प्लस यहाँ से तक का लेंथ, आवाज दीजिए कोई तो बोलो भाई, जस्ट ना सर्कमफरेंस का हाफ कितना पाई आर, सर्कल ही तो है, पूरा होता है 2 पाई आर, आधा है ना, तो पाई आर। तो ये देखिए y प्लस पाई आर दैट विल गिव यू टोटल डिस्टेंस, तो y प्लस पाई आर दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब y जो निकाला वो सब y बोल कितना निकाला है, तो फाइनली डिस्टेंस का सब आंसर ये आएगा h cos थीटा, वैसा बात तो कौन कौन बनाया था, ये डिस्टेंस का आंसर है। हां बनाया था क्या, चल ठीक है, छाप ले ऐसे डिस्कशन पे आते हैं, वेरी गुड। इतना छापे भाई, जिनका इनका नहीं बना है छापे, फिर हम लोग डिस्कशन पे आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई इतना हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशंस पे। डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे कैसे क्या क्या निकालते हैं।
हाउ टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तो देखो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, ये देख, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जर्नी का फाइनल पॉइंट है, ठीक है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कराएंगे विद एरो को बना लो, एरो को जो लेंथ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो ये अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है भाई, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करोगे, इस बड़े वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस समझ लो, तो ये हाइपोटेनस निकल आएगा और जो भी हाइपोटेनस आएगा वही तो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम। तो यू हैव टू डील विद दिस बिगर रेक्टेंगल ट्रायंगल। पहले ये बता, बड़े वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना, बेस कितना, बोलो भाई। ये सर देखो ये बड़े वाले, हाँ बड़े वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर तो देख ही रहे हैं कितना है, ठीक है। अब बता बेस कितना है, बोल। अब ये x plus r x plus 2r डायमीटर क्या होगा ये देख, ये पूरा 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 बेस है दोस्त, ये देख ये कितना है x और ये कितना है डायमीटर, कितना 2r, ये देख ये सेंटर है ना, ये r plus r कितना 2r। तो अब देख, अच्छा x निकाल चुके, चिपका दे, x कितना निकाला बोल, x is h cot theta, तो x की जगह डाल दे, क्योंकि हमें x गिवन थोड़ी है, you have to express the final answer only in terms of given quantities। तो तुम्हें फाइनल आंसर सिर्फ और सिर्फ h r और थीटा के ही टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे h cot थीटा डाल दे, और अब देखो अब तुम्हें परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, पाइथागोरस घुमा दे, हाइपोटेनस निकल आएगा, वह रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट का फाइनली आंसर ये आ जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ कितना, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, बेस मतलब, ठीक है भाई, इसका और होल स्क्वायर। बोलो भाई क्या किसी ने आंसर निकाला था? हाँ हाथ तो उठाओ, शक्ल तो देखो कौन कौन बना रहा है, क्या बात है, 2 बच्चे निकाले हैं, वेरी गुड, ठीक, बाकी लोग छाप लें। तो ये भाई साहब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, तो बताएगा डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी ना भाई, डायरेक्शन भी पूछ सकता है, ऑल्दो इस सवाल नहीं पूछ रहा है लेकिन पूछ तो सकता है भाई ठीक है। सोच व्हाट वुड बी इट्स डायरेक्शन। सर स्क्वायर को ओपन नहीं करेंगे? हाँ स्क्वायर को खोल दे, क्या दिक्कत है, स्क्वायर को खोल दे, नहीं भी खोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। देख ये क्या है, ठीक है, अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो खोल दे, तो क्या है, अब इसमें खोल के करेंगे क्या ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है, जैसे मान ले हाइट गिवन है 10 मीटर है ना, थीटा गिवन है मान ले 60 डिग्री, आर की वैल्यू गिवन है मान ले 2 मीटर, तो ऐसे केस में खोल दे उसको, यू नो सिंपलीफाई कर ले और खोल के लिखना चाहिए, खोल के 10 स्क्वायर 2, ठीक है, ऐसे भी लिखोगे इट इज इक्वली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी बता डायरेक्शन, अब नहीं है तो देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या, एरो का जिधर हेड भागेगा वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। तो देखो ये एरो है, इसकी हेड इधर जा रही है, थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं इसको थोड़ा सा, एक्चुअली में एरो की जो हेड है, टेढ़ा हो गया, एरो का जो हेड है, जिधर हेड जा रहा है, किधर हेड जा रहा है, तो जिधर हेड जा रहा है एक्चुअली में दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब साहब ये निकालना कैसे है, ठीक है, तो मैं अभी कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ साहब ये देखो ये एंगल अल्फा है, ठीक है भाई, ये एंगल मैंने क्या माना, अल्फा। अब ध्यान सुनना, इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये देख ये अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा होगा, ठीक है, ओके। तो अब देख इस बड़े वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan अल्फा निकाल ले तुम्हारा, अब बहुत सिंपल है, घबराने का नहीं। तो tan अल्फा क्या हम लिख सकते हैं, बोलो ये कैसे लिखा, क्या तुम लोगों को जानता, ये देखो tan अल्फा, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल ट्रायंगल है ना, tan अल्फा, ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय पूरा बेस, ये परपेंडिकुलर तुम्हारे सामने है, बेस तुम्हारे सामने है ना, ये देख परपेंडिकुलर मतलब h और डिवाइड बाय पूरा बेस कितना हो गया, ये देख h cot थीटा प्लस 2b। तो tan अल्फा ये होगा, तो अल्फा क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, h अपॉन tan इनवर्स लगा दो उसका, ठीक है। तो टर्म्स ऐसे आ रहे हैं, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, अल्फा ये आ गया। अब देखो इसमें लिखने का मेथड क्या है, इसमें ध्यान बस ये रखना है, बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे, मतलब tan इनवर्स ऑफ दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेगा या ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेगा, बोलो क्या लिखोगे, सोचो बोलो, अब नहीं सोचो बोलो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखोगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखोगे, या बोलो क्या सोचते हो, नॉर्थ ईस्ट लिखेगा, So west of east.
अब इसमें देख, हाँ, इसमें एक छोटा सा फंडा तुम्हारा मैं क्लियर कर दूं। ये जो हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन तक रिस्ट्रिक्टेड है। This displacement does not lie in a horizontal plane, and therefore you cannot express this direction in terms of east, west, north or south. यहाँ पे आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसी एंगल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसा जा रहा है, ये वर्टिकल प्लेन में है दोस्त, ये देखिए ऐसे नीचे जा रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में थोड़ी है, ये देख हॉरिजॉन्टल प्लेन ये होता है ना, पास हमारा ना ऐसे होता है हमारा ना, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये देख ये ईस्ट, ये नॉर्थ है ना, ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट है ना, ये देखिए ये ईस्ट है, ये साउथ जा रहा है, ये देखिए ये साउथ ईस्ट है। अरे ये थोड़ी होता है, अरे साउथ ईस्ट, पास हमारा ना। ये देख आप ध्यान से देखें, ये देख वर्टिकल प्लेन में फिगर है, फिगर कैसा है वर्टिकल प्लेन में, मैंने पहले लिख दिया वर्टिकल है, ये देखो है ना, ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे करके जा रहा है, ये देख सर्कल है ना। सो ये देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसा जा रहा है, इट डज नॉट लाई इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड देयरफॉर यू कैन नॉट एक्सप्रेस द डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ वो है ना, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उस फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, क्योंकि देखिए ये वर्टिकल नीचे की तरफ भाग रहा है। तो अब सवाल आया, उस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो फिर किस फॉर्म में करोगे? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से किसी एंगल की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। जैसे मान लेते हैं दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है, ये अपनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और डिस्प्लेसमेंट इधर भाग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो भाग रहा है, देख ये अपनी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और मैंने ये एंगल अल्फा निकाल लिया है। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो कैसे लिखता हूं, displacement is at an angle of ये छोटू सा एंगल है, घबराना नहीं। अरे तुम लोग बहादुर बच्चे हो, बोलो हो कि नहीं। tan inverse of this क्या लिखेगा, below the positive x axis, ऐसे लिखते हैं इसको। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कोई चक्कर नहीं, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में चला गया ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल में होता तो वो सब काम कर जाता, जैसे पिछले में मैंने लिखा था क्या, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, बट यहाँ पे वो सब काम नहीं करेगा। देख तो ऐसे केस में ऐसे ही लिखते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होता तो अबव द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नीचे तो बिलो द पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस के ऊपर तो अबव द नेगेटिव एक्सिस, नीचे तो बिलो द नेगेटिव एक्सिस, ऐसे लिखते हैं। इतना क्या क्या लिखेगा, बिलो द नेगेटिव एक्सिस, बिलो द पॉजिटिव एक्सिस, बिलो द, ऐसे लिखते हैं। समझ आ गया? अच्छा सर ये वर्टिकल प्लेन कैसे हुआ वो नहीं समझा। हाँ गिवन है सवाल में गिवन है तुम्हारे, उसमें मिसप्रिंट टेस्ट मैंने पहले लिख दिया था, वर्टिकल प्लेन है। ये देखिए ऐसा है, एक तो ऐसा हो सकता है, कैसा, ये तो देखो जैसे ऐसे ही हो रहा है, ये देखो जैसे मान लो ये एक ऐसा इंक्लाइंड है, ये देखिए तो ऐसे गया और फिर ये देखिए ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो जरा मान ले हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले आ डायग्राम को, ये देख ये और ये देख ये ऐसे जा रहा है, ये तो अगर ऐसे होता तो उस वाले मेथड से चल जाता काम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उस फॉर्म में चल जाता, बट एक्चुअली में सवाल में गिवन है, ठीक है, ऐसा है वर्टिकल प्लेन में, ये देख ऐसा है। तो अब तुम्हारा ये देखिए ये इंक्लाइंड ऐसा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, बस बोला ना, ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा होता बट है नहीं वैसा, ये देख ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे समझ रहा ना, ये कहानी है, इसलिए तुम्हें इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा in the form of angle made by the vector with the x-axis. बोलो भाई इतना हो गया।
तो अब हम लोग चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कर लिया है, ठीक है भाई। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज स्पीड। सब लोग मॉड्यूल में वापस आए। मॉड्यूल मतलब थ्योरी में हेडिंग बना है स्पीड। तो नेक्स्ट टर्म आता है स्पीड। डेफिनेशन पढ़ लें, बस 10 मिनट और है ना, 10 मिनट और फिर तुम लोग छोड़ रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड का बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, फिर तुम लोग छोड़ता हूँ। बोलो भाई कितना हो गया, ठीक है। तो द नेक्स्ट टर्म इज स्पीड। क्या है भाई, अगला जो टर्म आया अपना, इट इज स्पीड। क्या है भाई, हेलो देखते हैं स्पीड। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? रफ्तार, रफ्तार। स्पीड मतलब रफ्तार, कितनी रफ्तार। एक स्पीड का मतलब आसान भाषा में होता है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? स्पीड इज एक्चुअली डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तुम किसी भी डिस्टेंस को जिस रेट से कवर करते हो उस रेट को हम स्पीड बोलते हैं। हम जिस भी डिस्टेंस को जिस रेट से, जितनी ज्यादा रेट से कवर करेंगे, जितनी फास्टर रेट से कवर करेंगे, जितनी जल्दी कवर करेंगे, और आसान भाषा में जितने जितने कम समय में कवर करेंगे, हमारी स्पीड उतनी धुआंधार होगी। किसी भी डिस्टेंस को आप जितनी ज्यादा रेट से कवर करेंगे, जितनी जल्दी कवर करेंगे, जितने जितने कम समय में ट्रैवल करेंगे, आपकी स्पीड उतनी शानदार होगी। स्पीड इज एक्चुअली मैन, स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा लोगों को फील आएगी क्या है स्पीड, है ना। एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ तुम्हारे सामने। जैसे मान ले मेरे पास कोई बॉडी है, लेट्स से 100 मीटर का डिस्टेंस चलता है। कितना चलता है साहब? लेट्स से 100 मीटर का डिस्टेंस चलता है, ठीक है। और लेट्स से चलता है 20 सेकंड में। क्या उसको 100 मीटर दौड़ने में कितना समय लगता है? 20 सेकंड का, ठीक है। अब ध्यान सुनना, लेट्स से स्पीड इज v1, ठीक है। अच्छा ओके ओके, जैसे मान ले वी हैव अनदर बॉडी और वो भी 100 मीटर दौड़ता है। कितना दौड़ता है? 100 मीटर, ठीक है। ओके, लेकिन मान ले इस बॉडी को 100 मीटर ट्रैवल करने में लेट्स से 10 सेकंड ही लगते हैं। लेट्स से स्पीड ऑफ द सेकंड बॉडी इज v2। ध्यान सुनना, can we say speed of this body is definitely greater than that of this body? थोड़ा फील आई, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्या बताया तुम लोगों को स्टार्टिंग? स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। आप किसी भी डिस्टेंस को जितनी फास्टर रेट से कवर करते हैं, जितनी ज्यादा रेट से, जितनी जल्दी जितने कम समय में ट्रैवल करोगे, आपकी रफ्तार उतनी ज्यादा होगी, आपकी स्पीड उतनी धुआंधार होगी। तो देख, ये भी बॉडी उतना ही दौड़ रहा है, ये भी उतना ही चल रहा है, बट ये चल रहा है 20 में, ये चल रहा है 10 सेकंड में। मतलब दिस बॉडी इज डेफिनेटली ट्रैवलिंग एट अ फास्टर रेट एंड देयरफॉर स्पीड ऑफ दिस बॉडी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस बॉडी। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ आ रहा है तुम लोगों को? इस बॉडी की जो स्पीड है, किस बॉडी की स्पीड से क्यों बड़ी है? थोड़ी फील आई? पूरी आएगी ठीक है। आप किसी भी डिस्टेंस को जितनी जल्दी चलेंगे, इसका मतलब आप उस डिस्टेंस को ज्यादा रेट से कवर कर रहे हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यही तो स्पीड है। आप किसी भी डिस्टेंस को जितनी ज्यादा रेट से कवर करोगे, आपकी स्पीड उतनी धुआंधार होगी। स्पीड जो है दो तरह का डिफाइन होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस, दूसरा होता है एवरेज। एक बताता हूँ, बाकी है ना उसी क्लास में बताइए, समय हो गया तुम लोगों। एक बस बताता हूँ, ठीक है। इतना छाप लो, टाइप्स ऑफ स्पीड इतना छाप, एक एग्जांपल लिख ले, ठीक है। फिर तुम लोगों को एक केस बताता हूँ, है ना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। दो तरह के इसमें सब हम स्पीड डिफाइन करते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड,
दूसरा रहता है एवरेज स्पीड। क्या होता है, ऐसे ही पढ़ते चलो उड़ाते चलते हैं, ठीक है, मॉड्यूल में पढ़ ले, राइट, पढ़ते चलो उड़ाते चलते हैं। पहला है एक मिनट बता रहा हूँ, हाँ एक बता रहा हूँ, फिर छुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है। इतना छापना, दो तरह का स्पीड आया, एक को बोला गया इंस्टेंटेनियस, दूसरे को बोला गया एवरेज। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो देखो, जैसा इसका नाम है वैसे इसका मतलब भी है, क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मतलब हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है बॉडी की एक फिक्स टाइम पे स्पीड, पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड, गिवन टाइम पे स्पीड, डेफिनेट टाइम पे स्पीड, बस ऐसा ही है। समझ आ रहा ना, बॉडी की एक फिक्स टाइम पे जो स्पीड रहती है उसको बोलता है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड क्या है, समझ रहा, ये देख क्या बोला, बॉडी की साहब एक फिक्स टाइम पे स्पीड कितनी है, पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन होती है, ठीक है। जैसे मान ले कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है नॉन स्टॉप दौड़ रही है, ठीक है, नॉन स्टॉप दौड़ रही है। बॉडी के मोशन को मान ले मैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे मैंने देखा बॉडी की 2 बजे स्पीड इतनी है, बॉडी को 5 बजे देखा उसकी स्पीड इतनी मिली, 6 बजे देखा स्पीड इतनी मिली, 9 बजे देखा स्पीड इतनी मिली। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पे आप स्पीड देख रहे हो, एक्चुअली में दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। थोड़ा फील आ रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ, फील आएगी, देख। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस फिक्स टाइम पे, गिवन इंस्टेंट पे, डेफिनेट टाइम पे, समझ नहीं रखी। देख एग्जांपल दे रहा हूँ, तो नॉर्मल फील डेवलप होगी। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है, देख सुन मेरी बात। जैसे मान ले we have a body which is moving along a straight line, है ना, and suppose we are observing the body at different instants of time, ठीक है। मैं मान ले बॉडी के मोशन को डिफरेंट टाइम पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये देख। जैसे मान ले बॉडी दौड़ रहा है, ठीक है, मान लो मैंने बॉडी को टाइम t1 पे देखा, किसी फिक्स टाइम t1 पे देखा, मान लो 5 बजे देखा, ठीक है, देखा 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 क्या देखा, मान ले स्पीड v1 देखी, है ना। फिर उसी बॉडी को हमने लेट्स से किसी t2 टाइम पे देखा, 6 बजे देखा, है ना, मान ले स्पीड v2 देखा देखा देखा, ठीक है। फिर मैंने किसी डिफरेंट टाइम पे देखा, किसी t3 पे देखा, मान ले 7 बजे देखा, ठीक है, जैसे स्पीड v3 मिला। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो आपको स्पीड मिल रही है v1 v2 v3, दे आर एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ स्पीड। फील आई हुई, ये कहानी है। क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम की स्पीड है दोस्त। 5 बजे कितनी स्पीड, 6 बजे कितनी स्पीड, 7 बजे कितनी स्पीड, ये कहानी है। ये जो वैल्यूज हैं v1 v2 v3 v4, दे आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ स्पीड। तो ये जो स्पीड्स आपको देख रहे हैं v1 v2 v3, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिक्स टाइम के स्पीड्स हैं, इसलिए उनको बोला गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको निकालने का फॉर्मूला ये है, तो वही डेफिनेशन होगी, है ना। निकालते कैसे हैं, आ जाए निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ। इसको निकालने का फॉर्मूला है दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, अब तो मैं डिफरेंशिएशन का यूज समझ में आएगा। अभी मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, वहां तुमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज सीखा, डिस्प्लेसमेंट का यूज सीखा, अब वेक्टर्स का यूज सीखेगा। 1-2 क्लास बाद इंटीग्रेशन का यूज समझ में आएगा, इसी तो पहले पढ़ाया जाता है। और वो सब नहीं पता है तो कहां से फिजिक्स बनेगी, है ना। इसलिए 1 महीने तो आराम से पढ़ा जाता है। अब देखिए है क्या, बस 2 मिनट लूंगा, पढ़ा देता हूँ, 2 मिनट में पढ़ा देता हूँ, ध्यान सुनो, ठीक है। आओ देखो, अरे टर्मिनोलॉजी समझा दो, बहुत सिंपल टर्म्स। देख v स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है, s डिस्टेंस है, डिस्टेंस को s से लिखते हैं, s मतलब शुभम वाला जो s, ठीक है, राइट, और t मतलब टाइम है। डिस्प्लेसमेंट को x से लिखते हैं, x y z वाला जो x है, सिंपल है, ठीक है, नोटेशन है, ठीक है। t स्टैंड्स फॉर टाइम, समय समय समय। सुनो बस एक मिनट बस बढ़ा देता हूं, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, v is ds by t,
थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज है। क्या यूज है, ध्यान सुनना। देख, तुम लोगों को जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो dy by dx, इसको रीड आउट कैसे करते हैं? बोल, आवाज नहीं आई, बोलो। Differentiation of y with respect to हाँ, x. बोला करो, बोला करो। इसको रीड आउट करते हैं, इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में? ठीक है सर। अब देख, इसको क्या बोलेगा? Speed is defined as differentiation of distance with respect to time. Basic definition क्या है? Speed is defined as rate of change of distance with respect to time. इसको ऐसे ही बोलते हैं कभी कभी। Speed is defined as rate of change of distance with respect to time. या मैथ्स की भाषा में अगर आप बोले, डिफरेंशिएशन की भाषा में बोले तो ऐसे बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एस मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए यू हैव टू डिफरेंशिएट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन का रोल है, यूज है। आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब इस पे इस पे सवाल ऐसे बनते हैं। कैसे सवाल बनते हैं, बस थोड़ा सा तुम लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है। देख, जैसे ऐसे सवाल बनेगा। सवाल कैसा, एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सवाल ऐसा बनाएगा, जैसे बोलेगा सर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी डिपेंड्स अपॉन टाइम एज दिस। क्या बोला? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी डिपेंड्स अपॉन टाइम एज दिस। एस बराबर कुछ भी दे देगा, टाइम का फंक्शन देगा। एस बराबर टी, एस बराबर रूट टी, कॉस टी, साइन टी, कुछ भी 1/t, कुछ भी उल जरूर दे देगा, ठीक है। पूछेगा बता कि फाइंड आउट स्पीड ऑफ द बॉडी एट t = 1 सेकंड, ठीक है। तो ऐसे केस में यू नीड टू परफॉर्म डिफरेंशिएशन। Instantaneous speed is defined as differentiation of distance with respect to time. So you have to differentiate this distance with respect to time. तो वहां से speed as a function of time आ जाएगी। फिर जिस टाइम पे स्पीड निकालना है उस टाइम को वहां पे छाप दे, you will get corresponding speed। वो क्या सवाल बनाएंगे तब क्लियर होगा, छोड़ना उसको, ठीक है। अभी समझ फॉर्मूला बस समझ, ठीक है। कि this is how instantaneous speed is defined। ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज है। स्पीड निकालने के लिए you have to differentiate distance with respect to time। distance as a function of time given होगा, पूछेगा बता t = 1 सेकंड में बॉडी की स्पीड कितनी है। तो ऐसे केस में इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, तो स्पीड एज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। पर जिस टाइम पे स्पीड निकालना है उस टाइम को चिपका दे, यू विल गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड। ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है। छापे छुट्टी करते हैं। अच्छा, जो तुम लोग को क्विज भेजा गया है, ठीक है, सब लोग क्विज अच्छे से अटेम्प्ट करें, ठीक है। और सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, फोटो खींचो, ठीक है। ऐप पे अपलोड जरूर करना है, ठीक है। ऐप पे मैंने तुम लोगों को असाइन कर दिया है, अच्छे से उसको बनाएं, बढ़िया क्विज है। और जो डाउट आएंगे फ्राइडे को हम लोग लॉगिन मारेंगे 10:30 बजे। अभी तो बाकी बच्चों ने मेरे ख्याल से अटेम्प्ट किया नहीं होगा, है ना, कुछ ही ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। उसको हम लोग फ्राइडे बैठ लेंगे, राइट। फ्राइडे को जो तुम्हारे डाउट्स हैं उड़ा लेंगे, ठीक है भाई। कंप्लीट करते हैं, चलें। जो तुम लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है पाइल अप मत करें। अभी क्या है, सिलेबस धीरे धीरे जा रहा है, धीरे हम लोग नंबर ऑफ क्लास बढ़ाएंगे, सिलेबस फास्ट होगा। तो आप पैरेलल चलते रहें, बैकलॉग मत होने दें, अदरवाइज बहुत दिक्कत जाएगी। जैसे जैसे जो चल रहा है उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करते चलें, ठीक है। चलो भाई, तो किसी को कोई डाउट पूछना तो पूछ लो, अदरवाइज छुट्टी करते हैं। सबको समझ में आ गया भाई? सबको समझ में आ गया? ठीक है भाई। स्पर्श यादव, कोई डाउट? नो सर। चलो भाई, शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि। गुड नाइट एवरीवन। Thank you, sir. बाय बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि। Thank you, sir. बाय बाय।